हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। सभी लोग एक बार दिल बना देंगे, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो। हेलो 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 हेलो। सभी लोग एक बार दिल बना देंगे, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो। सभी लोग एक बार दिल बना देंगे, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और सभी लोगों का स्वागत है। बहुत लोग भूले भटके भी आए होंगे आज, है ना, बैकलॉग कंप्लीट करने के नाम पे कि सर बैकलॉग थोड़ा है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हम यहां से लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। सभी लोग अगर ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं, एक बार दिल बना दीजिए सभी लोग। चलिए, तो अब बात यह है कि रे ऑप्टिक्स से बिल्कुल आप साथ साथ बैकलॉग कंप्लीट करते रहिए। और यहां पे आप कर सकते हैं बैकलॉग के बिना भी ये लेक्चर, मतलब बैकलॉग के साथ भी ये लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं आप सभी लोग। हेलो 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 हेलो, सभी लोग एक बार दिल बना दो जोरदार तरीके से। चलिए, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो लगेगा, इसमें लेक्चर लगभग लगभग 13 लेक्चर लगेंगे। 3 वीक इसमें लगेगा। सितंबर अर्ली अक्टूबर में ये शायद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो ये जो ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत एक्साइटिंग है, जैसा आपने 10th क्लास में पढ़ा था 20-25% बिल्कुल वैसा ही है। और सभी लोगों को मैं बता रहा हूं कि ये बैकलॉग के साथ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्योमेट्री आना चाहिए, एंगल वेंगल निकालने, अल्टरनेट एंगल, ये सब आना चाहिए, एंगल वेंगल देखना समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी 10th क्लास का अगर तुम्हारे पास नोट्स पढ़ा हो या कुछ पढ़ा हो तो रिवाइज कर लेना, मोटा मोटा बेसिक बातें तुमको पता चल जाएगी। आइए, अब यहां से बेटा ज्यादा हमारा सिलेबस नहीं बचा है, मुश्किल से हमारा जो सिलेबस बचा है वो मेजर बचा है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। 4 सेक्शन बचा है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जिस दिन कंप्लीट हो गया सिलेबस उसी दिन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर में मुश्किल से लगेंगे 8 से 10 लेक्चर टोटल। पूरा पढ़ने में 8 से 10 लेक्चर लगेंगे, ठीक है, ठीक है। बुक है 10th की तो कर लेना। और सभी लोग जिनका भी बैकलॉग है यहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं, अपने बैकलॉग के साथ यहां पे आगे बढ़ सकते हैं। मार्कर मेरा वाला कहां गया, कहीं खो गया, चलो कोई बात नहीं, नए मार्कर से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब सुनिएगा ध्यान से। कितने लोगों ने ईएम वेव कंप्लीट किया हुआ है पहले से, जल्दी से बताइएगा। कितने लोगों ने ईएम वेव पहले से कंप्लीट किया हुआ है? ईएम वेव कितने लोगों ने पहले से कंप्लीट किया हुआ है? कंप्लीट किया है मतलब पढ़ लिया है, जिनका बैकलॉग नहीं है। यस सर कंप्लीट है ईएम वेव। ऑप्शन बी नो सर नहीं है। जल्दी से छोटा सा 30 सेकंड का पोल है। ईएमआई और ईएम वेव कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया? जल्दी से, एक छोटा सा पोल है क्योंकि आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन देनी है मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। आज का गोल है वह इंट्रोडक्शन ऑफ रे ऑप्टिक्स, या टॉपिक ले देता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को समझेंगे। क्या समझेंगे? लाइट के रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को समझेंगे। जल्दी बता दीजिए सभी लोग प्लीज, जल्दी बता दीजिए सभी लोग प्लीज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कंसेप्ट को समझेंगे। क्या समझेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कंसेप्ट, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट कितने लोगों का कंप्लीट है। तो आज मैं आपको 40 से 50 क्वेश्चन जेई मेन के पीवाईक्यू अटैच करूंगा, ठीक है ना। वो आप जरूर आराम से घर पे बैठ के कर लेना। ईएमआई डन है, ईएम वेव डन है। चलिए, तो ऑप्शन ए डन कितने लोगों का है? चलिए 78% लोगों का डन है, काफी लोगों ने अच्छे से कर लिया है। और कई लोग मैं देख रहा था कमेंट, तो कह रहे थे कि आज मैंने लेक्चर लिया नहीं, चैप्टर कंप्लीट कर दिया, सर भगा रहे। सर नहीं भगा रहे बेटा, आप देखना कितने धीरे धीरे चीजें मैंने सारा डिटेल में प्रूव करते हुए और पूरा डिटेलिंग थ्योरी करी है। 2 चीज है, ईएमआई छोटा चैप्टर है, उसको 2 ही लेक्चर में हर जगह पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, आपको मैंने लगभग ईएमआई में, ईमानदारी से बताइए जितने लोगों ने पढ़ा है, कितने सवाल कराए होंगे? जेई मेन, नीट के पीवाई की और सारे मिला कितने सवाल कराए होंगे? तो 60-70 सवाल कराए आपको। वो छोटा चैप्टर ही है, इतने ही लेक्चर लगते हैं उसमें। हाँ, कल आपकी लेक्चर नहीं थी इसलिए मैंने आधा घंटा 45 मिनट ज्यादा पढ़ाया है, तो भगा के नहीं पढ़ाया मैंने, बिल्कुल नहीं भगा के पढ़ाया है। मैंने आपको ईएम वेव में भी लगभग 50-60 सवाल कराए हैं, सारी थ्योरी पढ़ाने के बाद भी। हाँ, टाइम ज्यादा लिया क्योंकि कल आपकी क्लास नहीं थी ना यार, जबरदस्ती कुछ भी बोल रहे हो।
और सिलेबस आपका टाइम से चल रहा है, तो ये भी एक अच्छी अचीवमेंट है ना यार कि सिलेबस टाइम से चल रहा है, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस और इतना करने के बाद। और सिलेबस टाइम से अगर कंप्लीट होता है इतना डिटेल में पढ़ने के बाद भी, आप देखो ईएमआई में जितने लेक्चर रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा लिया है मैंने, एसी में जितना रिक्वायर्ड है उससे बहुत ज्यादा लिया है मैंने। एसी में तो बाप रे बाप कितना सारा जेई मेन करा दिया तुम्हें, इतना कहीं भी कराया गया होगा ना आज तक क्लास में डिस्कस, तो बता देना। क्लास में बेटा पढ़ाते हैं, क्लास पढ़ाने के लिए होता है, क्लास पढ़ाने के लिए होता है। मैंने तुमको पढ़ाया है और साथ में जेई मेन के सारे सवाल क्लास में करा दिए। जो बच्चा टिका रहा होगा, जो इंटरेस्ट से किसी तरीके से पेन लेके कर लिया होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे होगा। मैं तो धीरे चल रहा हूं, हाँ ड्यूरेशन ज्यादा लिया है एक्सेप्ट, क्योंकि आपकी क्लास नहीं थी इसलिए मैंने ड्यूरेशन ज्यादा लिया है, आपकी क्लास नहीं थी इसलिए ड्यूरेशन ज्यादा लिया है, आई एक्सेप्ट। लेकिन कितने सवाल कराए हैं, थोड़ा मैं परेशान भी हुआ, थोड़ा तुमको डांटा भी, थोड़ा तुमको मोटिवेट भी किया, लेकिन कितने सवाल कराए देखना। स्लो पढ़ाया, स्लो, बहुत सारे सवाल के साथ तुमको कराए हैं बेटा। इतने सवाल कहीं भी किसी भी बैच में कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन कराया गया होगा ईएमआई एसी में, तो बता देना। एसी में तो हो ही नहीं सकता, मैंने खुद नहीं कराए हैं पिछले साल, और ना ही यकीन में ना ही लक्ष्य में कहीं नहीं कराया पिछले साल इतने सवाल। जेईई मेन के सारे सवाल क्लास में डिस्कस किए बेटा, यार क्या बात कर रहे हो तुम। और आज मैं 50 क्वेश्चन ईएम वेब की इस फाइल में अटैच करूंगा, वो आपको घर पे बैठ के करना है। हाँ मैं समझ सकता हूं तुम्हारा पेपर चल रहा है, तुम थोड़े परेशान हो, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, समझ सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ भी बोलोगे ऐसे नहीं करते बेटा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोलोगे। अब मैं चैलेंज देता हूं सभी को, ओपन चैलेंज देता हूं, एसी में जितने तुमको सवाल कराए उतने एक क्लास में कहीं भी कराए होंगे तो बता देना। संभव ही नहीं ना, क्योंकि सारे क्लास मैंने सवाल डिस्कस कर लिए बेटा। चलिए रे ऑप्टिक्स शुरू करते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं, टेंशन छोड़ो, आओ पढ़ते हैं। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स इंटरेस्टिंग है, डायग्राम बना बना के पढ़ना होता है, मजा आएगा, 10th जैसा ही है, इजी चैप्टर है, बहुत टफ नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे, चीजों को विजुअलाइज करके, और भगाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। ये फायदा होता है सिलेबस टाइम से चलने का, कि भगा नहीं रहा मैं कहीं भी, ड्यूरेशन ज्यादा लिया लेकिन भगाया नहीं। ये वेब 2 ही लेक्चर में पढ़ाया जाता है यार, कैसी बातें कर रहा हूं, बकवास बातें मत किया करो। चलो चलो, मतलब बुरा लगता है ना यार कि मैं तुमको इतना आराम आराम से धीरे धीरे चीजें पढ़ा रहा हूं, लास्ट में जाके रस में हो जाता है चीजें, भगा भगा के पढ़ाया जाता है, जहां मैं धीरे पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ड्यूरेशन ज्यादा लिया है, एक्सेप्ट करता हूं इस बात को। चलिए फ्रेश स्टार्ट करना है, आइए सभी लोग फ्रेश स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स, यहां से कितने सेक्शन बचे वो बता देता हूं तुम्हें, कितने सेक्शन बचा है वो बता देता हूं। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ये यहां से बचा हुआ है, यहां से इतना सेक्शन तुम्हारा बचा हुआ है। ठीक है, क्या बचा हुआ है? रे ऑप्टिक्स, जिसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स जिसमें हम लाइट का वेव नेचर पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स जहां पे हम मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर जहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या। रे ऑप्टिक्स में बेटा पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन के बारे में। इसी में हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में, रे एक से दूसरे मीडियम में जाता है। इसमें हम पढ़ते हैं लेंस के बारे में, इसमें हम पढ़ते हैं प्रिज्म के बारे में, और इसी में हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इतनी चीजें हम यहां पे पढ़ते हैं। वेव ऑप्टिक्स में इंट्रोडक्शन होता है, मेन है इसका YDSC और पोलराइजेशन। मेन तो दो ही ये चीज है, पोलराइजेशन, YDSC, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ये पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ेंगे एटम, न्यूक्लियाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिब्रोगली वेवलेंथ, डिब्रोगली वेवलेंथ। सेमीकंडक्टर में हम पढ़ते हैं बेटा लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, और मेन होता है आपका पीएन जंक्शन। सेमीकंडक्टर में यही दो है। ट्रांजिस्टर पहले पढ़ाया जाता था, लेकिन एक स्ट्रिक्टली ट्रांजिस्टर सिलेबस में नहीं है, ट्रांजिस्टर अब सिलेबस में नहीं है। ये क्या हो गया? ट्रांजिस्टर अब सिलेबस में नहीं है। अरे यार ये क्या हो गया भाई, ये कहां से जाएगा यार? अच्छा हट गया, पता नहीं क्या आ गया था, भाग जा यार।
ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस में नहीं है, लिख देता हूं ताकि आपको पता हो, ये आपको लिखना नहीं है, बस बता रहा हूं। ट्रान SISTOR ट्रांजिस्टर नॉट इन सिलेबस, 2 साल पहले था, नॉट इन सिलेबस, ना तो बोर्ड में है, ना ही नीट में, ना ही जेई मेन में, अब हर जगह से हट गया है बेटा, हर जगह से हट गया, हर जगह से हट गया है। तो इतना सेक्शन आपका बचा हुआ है, क्लियर है क्या? रे ऑप्टिक्स सबसे बड़ा सेक्शन, इसमें रिफ्लेक्शन के बारे में, प्लेन मिरर से कर्व मिरर से रिफ्रैक्शन के बारे में, लेंस के बारे में, प्रिज्म के बारे में एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। यहां पे वेव ऑप्टिक्स में YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, पोलराइजेशन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, ये पढ़ना है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक वेट पहले पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ेंगे, एटम न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, इसमें लॉजिक गेट पढ़ेंगे और पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, और पूरा सेक्शन बड़े आराम से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब बात आती है कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दो अलग अलग ऑप्टिक्स क्यों होता है, इसमें तुमको इंटरेस्ट है जानने में कि सर ऑप्टिक्स तो ऑप्टिक्स है, दो अलग अलग क्यों है, इसमें तुमको इंटरेस्ट है जानने। बस इतना ही बचा हुआ है तुम्हारा, बस इतना ही सेक्शन बचा हुआ है, और ये तुम्हें कितना टाइम लगेगा वो भी बता देता हूं, 1.5 महीना, यहां से 1.5 महीना मैक्सिमम लगेगा। तो नवंबर स्टार्ट होने से पहले अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है, अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस बड़े आराम से हो जाएगा, नहीं छुट्टियां भी आ रही है बहुत सारी, तो नवंबर फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा, ठीक है। क्या तुमको इस बात में इंटरेस्ट है, इस बात को जानने में इंटरेस्ट है कि सर ऑप्टिक्स तो ऑप्टिक्स होता है, हम लोग अलग अलग क्यों पढ़ते हैं सर जी, रे ऑप्टिक्स अलग और वेव ऑप्टिक्स अलग क्यों पढ़ते हैं? इंटरेस्ट है जानने में, है क्या बात कर रहे हो, तुमको इस बात में इंटरेस्ट है? तो आओ सुनो, एक बात बताओ, तुम अच्छे इंसान हो कि बुरे इंसान, जल्दी से बताओ, फटाफट, जल्दी जल्दी इंटरेक्ट करके फटाफट पढ़ते हैं, मजा आ जाएगा। एक बात बताओ, तुम अच्छे इंसान हो कि बुरे इंसान हो, ये बताओ, अच्छे इंसान हो कि बुरे इंसान हो, तुम क्या हो बताओ, तुम क्या हो, अच्छे इंसान हो कि बुरे इंसान हो? तो तुम अच्छे इंसान हो, बिल्कुल। जब तुम घर में होते हो, अपने माता पिता के सामने बैठे होते हो, तो बहुत अच्छे से संस्कारी बच्चे की तरह बिहेव करते हो, लेकिन वही तुम अपने दोस्तों के साथ होते हो तो सबसे ज्यादा बदमाशी करते हो, अगर तुम अकेले होते हो तो पता नहीं क्या क्या करते हो, अगर तुम टीचर के सामने क्लासरूम में होते हो तो बहुत अच्छे बच्चे की तरह होते हो। तो एक्चुअल में तुम क्या हो ये तुम पे डिपेंड ही नहीं करता, इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने कौन है, लॉजिक है कि नहीं, बात में लॉजिक है कि नहीं, बताओ। तुम कौन हो ये तुम पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो तो इस बात पे डिपेंड करता नहीं सामने कौन है। वो कहते हैं ना अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा, वो तो अलग बात है। तुम खुद में तुम्हारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, तुम्हारे अंदर अच्छापन भी है और बुरापन भी है, इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने कौन है। अगर सामने टीचर है तो एकदम अच्छे बच्चे की तरह समझ आए या ना एक्टिंग करते हो, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, अरे सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, समझ आया सर जी, अरे कितना बढ़िया, तो टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो पूरा समझने की एक्टिंग करते हो, वही सवाल पूछ ले तो डैश निकल जाती तुम्हारी, तो तुम्हें समझ आता नहीं, एक्टिंग करते हो समझने की। और घर में अपने पेरेंट्स के सामने तो कितने सीधे शरीफ होते हो, दोस्तों के साथ एकदम उदंड बन जाते हो, एकदम बदमाश बन जाते हो, पत्थर फेंक के भाग जाते हो, और जब अकेले रहते हो तो तुम्हारा अलग ही नेचर होता है। तो डिपेंड करता है कि सामने कौन है। सेम गोज विथ अ लाइट, लाइट के साथ भी यही दिक्कत है, लाइट रे की तरह बिहेव करेगा, मतलब एक लाइन की तरह चलेगा, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी होगा, कि लाइट डांस करते हुए वेव की तरह चलेगा, या लाइट पार्टिकल की तरह चलेगा, लाइट फोटोन बन जाएगा। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने कौन है, यस सामने कौन है। तो यहां से आपको लिखना है कि रे ऑप्टिक्स ओनली वैलिड when dimension of इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट, जिससे लाइट इंटरैक्ट कर रहा है, इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट लेंथ, इंटरैक्टिंग वेरी 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 ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब डायमेंशन मतलब वो यूनिट डायमेंशन वाला डायमेंशन नहीं, डायमेंशन मतलब वो डायमेंशन जो हाथ पैर का लंबाई होता है। जब लाइट मेरे सामने आएगा ना, बोला अच्छा है सर क्या हाल चाल, मैं रे लाइन की तरह रेक्टिलिनियर लाइन में सीधा चलूंगा, मैं रे, और वही लाइट सेम लाइट वेव ऑप्टिक्स मतलब ओनली वैलिड व्हेन मतलब लाइट का वेव नेचर तभी होता है व्हेन डायमेंशन ऑफ इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट, डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई मोटाई वाला डायमेंशन ऑफ इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट
ए ऑब्जेक्ट इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट मतलब लेंथ जो होगी ऑब्जेक्ट की वो उसके वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेयर होगी। मतलब जैसे रूम में एक खिड़की है और उस खिड़की में बहुत छोटा सा होल है, बहुत छोटा सा होल की डायमेंशन जो है, होल की डायमेंशन है वो माइक्रोमीटर के ऑर्डर में है। तो यहां से लाइट ना ऐसे डांसिंग लाइट बन के निकलता है, डांसिंग लाइट वेव बन के निकलता है। तो ये लाइट इस ऑब्जेक्ट से जब इंटरेक्ट करेगा तो उसका वेव नेचर निकल के सामने आएगा। और क्वांटम ऑप्टिक्स बोलते हैं, क्वांटम ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स को कई बार क्वांटम ऑप्टिक्स बोलते हैं। उसमें क्वांटम ऑप्टिक्स, व्हेन लाइट बिहेव एज पार्टिकल, light behave as particle when it interacts with electron, proton, ड्यूट्रॉन etc। एकदम छोटे छोटे पार्टिकल से जब इंटरेक्ट करता है तो लाइट कैसा बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह। तो लाइट कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए पार्टिकल बन जाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए पार्टिकल बन जाऊंगी। एमआर सर के लिए भी नहीं, किसी के लिए नहीं, उनके लिए लाइट रे और वेव की तरह रहेगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं पार्टिकल बनूंगी, ऐसा कहता है लाइट इलेक्ट्रॉन से। किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो सेम लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, तभी तो तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो। और वही लाइट वेव की तरह इंटरेक्ट करेगा जब वो टीनी होल से इंटरेक्ट करता है, और वही लाइट रे की तरह इंटरेक्ट करेगा, मतलब एक रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी लाइन में चलेगा, पार्टिकल की तरह लाइन में चलेगा। ये वेव की तरह चलेगा और ये पार्टिकल की तरह चलेगा, फिर से ये पूरा पार्टिकल की तरह हो जाएगा। बोलो। तो लाइट जब मेरे सामने आता है तो एकदम बेशरम की तरह आता है। लाइट जब मेरे सामने आता है एकदम बेशरम, लाइन में ऐसा आएगा, ऐसे जाके ऐसे इंटरेक्ट कर जाता है मेरे सामने, एकदम बेशरम की तरह लाइट चलता है मेरे साथ, एकदम लाइन में चलता है लाइट मेरे साथ। लेकिन जब वो होल को देखता है तो ऐसे ऐसे वेव बन जाता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन को देखता है तो शर्माता है, कहता है हे इलेक्ट्रॉन, है इलेक्ट्रॉन, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही पार्टिकल बनूंगी, किसी के लिए नहीं बनती। एमआर सर तक के लिए मैं लाइट रे की तरह चलती हूँ, एमआर सर तक के लिए मैं रे की तरह चलती हूँ, रे का बिहेवियर शो करती हूँ, होल के लिए मैं वेव बन जाती हूँ। हे इलेक्ट्रॉन, सिर्फ तेरे लिए मैं पार्टिकल बनूंगी, सिर्फ तेरे लिए। बता। चलो, तो क्या तुम्हें पता चला कि लाइट किस तरह के ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर रहा है? उसी के बेसिस पे ये 3 चैप्टर अलग अलग बने। क्लियर? लिख लिया क्या? ऐसा क्यों सर? ऐसा बेटा उसका एक्सपेरिमेंटल वो ऑब्जर्वेशन आया कि लाइट पार्टिकल की तरह शो करता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन निकाला। ये क्यों, इसका कोई रीजन नहीं है। सन क्यों है, अर्थ क्यों घूम रहा है, मतलब घूम किस वजह से रहा है, वो तो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन, लेकिन घूम ही क्यों रहा है ये तो नहीं पता ना किसी को। तुम्हारा एक ही नाक क्यों है ये नहीं पता ना किसी को। तो लाइट ऐसा बिहेवियर शो करता है, ये ऑब्जर्वेशन है कि लाइट 3 तरह का बिहेवियर शो करता है। जल्दी लिख लो प्लीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कब लाइट रे हो जाएगा, कब लाइट वेव हो जाएगा, और कब लाइट पार्टिकल हो जाएगा। क्या एकदम फील आई, अंदर तक घुसी ये बात? लाइट का बिहेवियर एकदम अंदर तक घुस गया कि कब लाइट रे बनता है, कब वेव बनता है, कब पार्टिकल बनता है। क्लियर? चलो अब सुनो ध्यान से। लाइट को हम देख सकते कि नहीं बेटा? लाइट इटसेल्फ इज विजिबल और नॉट? लाइट को हम देख सकते कि नहीं? लाइट इज विजिबल और नॉट? लाइट इज विजिबल और नॉट? लाइट इज विजिबल और नॉट? ऑप्शन यस, लाइट को देख सकते हैं। ये तो लाइट रहा, ये उजाला लाइट है। नहीं सर, लाइट को नहीं देख सकते। ऑप्शन सी हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, हम झूठ मूठ के तुक्का नहीं लगाएंगे, हमको नहीं पता। लाइट को हम देख सकते हैं कि नहीं, ये तो बस बहुत कॉमन सा सवाल है कि लाइट हमें दिखता है कि नहीं दिखता है। हमें लाइट नहीं दिखेगा तो ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा? लाइट हमें दिखता है कि नहीं दिखता है? कम ऑन। कम ऑन।
लाइट हमें दिखता है कि नहीं? लाइट हमें दिखता है कि नहीं? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन है, इसका सही जवाब आएगा कि लाइट हम देख नहीं सकते हैं। बी आंसर सही आएगा। बी। कितने परसेंट लोगों ने बी दिया है? अच्छा, 52% लोगों ने बी दिया है। वो कह रहे कि सर हम लाइट को नहीं देख सकते। बिल्कुल सही बात है। और यहां पे 26% लोग लाइट देख सकते हैं। रे मुखबा, कहां देखा तूने लाइट को? पकड़ के ला, मैं भी देखना चाहता हूं। ये देखो 21% लोग ईमानदार है। आई एम इम्प्रेस्ड बाई दिस 21% लोग। कम से कम ईमानदारी तो इनके अंदर है। उनको नहीं पता तो बोले भाई हमको नहीं पता। तो आधे लोगों को ये पता नहीं कि हम लाइट देख सकते ही नहीं देख सकते। तो ये जो 26% लोग हैं, जरा बताना कहां देखा था लाइट को लास्ट टाइम लाइट तुमको कहां दिखा था? सर वो इलेक्ट्रॉन के साथ घूम रहा था, हम देखे थे सर जी। अरे बुर्बक, लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, इट मेक्स द थिंग्स विजिबल। यहां पे जो तुम लाइट देख रहे हो, जो मेरा चेहरा चमक रहा है, वो मेरा चेहरा चमक रहा है, लाइट नहीं चमक रहा। अगर मैं हट जाऊं तो देखो काला दिख रहा है, तो तुम मेरे शरीर को देख रहे हो, लाइट को नहीं देख रहे हो। तो सर रूम में भी तो उजाला है, रूम में वो डस्ट पार्टिकल है, इसलिए तुमको वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए चीजों को देखते हो। लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आता है, तब वो आपको दिखता है। अब इसका बहुत तगड़ा एग्जांपल मैं बताता हूं, अगर समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आग लगा देना। समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आग लगा देना। तगड़ा एग्जांपल बताता हूं। तुमने कभी सुना यूनिवर्स इज डार्क? यूनिवर्स इज डार्क सुना है? यूनिवर्स में अंधेरा है। सर यूनिवर्स में तो बीच में सन बैठा है, और सन तो दिन रात 24 घंटे रोशनी दे रहा है। फिर भी जो सन है उसके आसपास पूरा अंधेरा दिखता है। अगर लाइट देख सकते होते तो सन बैठ के चारों तरफ तो लाइट ही भेज रहा है, तो क्यों नहीं दिखता है? तो जहां पे सन है ना बेटा, जहां पे सन है ना, वहां पे तुमको एक गोला सा दिखेगा, बाकी हर जगह अंधेरा अंधेरा दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे यूनिवर्स में मीडियम पार्टिकल नहीं, यूनिवर्स तो वैक्यूम है, इसीलिए पूरा यूनिवर्स डार्क दिखता है। अगर यूनिवर्स डार्क दिख रहा है, क्या यूनिवर्स में लाइट नहीं? यहां है, लाइट होने के बावजूद यूनिवर्स डार्क दिख रहा है। क्या यूनिवर्स में लाइट नहीं है? भाई सन पूरा तो बैठा है यूनिवर्स के सेंटर पे, बाकी सब प्लेनेट घूम रहे हैं ना गुरु, बाकी सब प्लेनेट घूम रहे हैं ना गुरु। तो प्लेनेट सारे घूम रहे हैं और सन यहां बैठा है, तो सन तो लाइट दे ही रहा है। जब सन लाइट दे रहा है तो यूनिवर्स डार्क क्यों है? सोचा है कभी यूनिवर्स डार्क क्यों है? यूनिवर्स में अंधेरा क्यों है? जबकि सन खुद बैठा और लाइट चारों तरफ फेंक रहा है। जब सन खुद बैठ के लाइट चारों तरफ फेंक रहा है तो चमकता वो चीजें दिखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वैक्यूम है। हम वैक्यूम में पार्टिकल नहीं है तो हम लाइट को देख नहीं सकते। अगर वहां पर मीडियम पार्टिकल होता तो लाइट दिखता, मीडियम पार्टिकल होता तो लाइट दिखता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं तुमसे पूछूं कोई भी चीज, जैसे रेड कलर, हमको रेड क्यों दिखता है? क्योंकि रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो सारे लाइट जाएंगे उस पर, लेकिन वो रेड को रिफ्लेक्ट करेगा तो रेड दिखेगा। कोई भी चीज येलो क्यों दिखता है? जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि ये बॉल है, तो इस बॉल का ये जो रेड पार्ट है वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, येलो को नहीं कर रहा। अगर वो येलो को कर रहा होता तो मेरी आंख में येलो दिखता। ये येलो कलर का जो सेक्शन दिख रहा है वो येलो कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कोई भी चीज हमको कलरफुल क्यों दिखती है? क्योंकि उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट वो हमारे आंखों में भेज रही होती है। तो इसको लिखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कलर की होती है वो सिर्फ उसी कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू बी नोटेड। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कलर की होती है, ऐसे लिख लो, ऑब्जेक्ट जिस कलर की होती है सिर्फ उसी कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। वो अगर देखो होता क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये मेरा आंख है, अब यहां पे मान लो कि व्हाइट लाइट आया, ये ऑब्जेक्ट है मान लो तुम्हारा रेड कलर का, मान लो ये ऑब्जेक्ट किस कलर का है? रेड कलर का। मजा आएगा ऑप्टिक्स में खूब, सीधा ऑप्टिक्स पढ़ा दूं, मैथमेटिक्स करा दूं कि ये बातें पता चलेंगी तो तुम भी जनरल नॉलेज बढ़ेगा, लाइट के बारे में एक्साइटमेंट बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो जैसे व्हाइट लाइट आया तो व्हाइट लाइट में तो सारे कलर होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए मुझे ये रेड दिख रहा है। अगर येलो कलर को रिफ्लेक्ट कर देता तो यहां से रिफ्लेक्ट करके येलो कलर मेरी आंखों में आता तो येलो दिखता। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ उसी
कलर को रिफ्लेक्ट करता है जिस कलर का वो हो दिखता है, बाकी वो सारे और कलर को क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। मैं फिर से एक बात आपको ध्यान से कराता हूं, सुनो, मैं फिर से एक बार समझाता हूं। देखो, मान लो ये रेड कलर है, यहां पे व्हाइट लाइट आया, यहां पे व्हाइट लाइट आया। व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर। व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर। व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर। व्हाइट लाइट सारे कलर की कॉम्बिनेशन होते हैं। अब होगा क्या कि सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सारे कलर को ऑब्जॉर्व करेगा, सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये हमको कैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है। तो बाकी ऑल कलर जो येलो है, ऑरेंज है, वो सारे ऑब्जॉर्व कर लेगा, सारे ऑब्जॉर्व कर लेगा। अच्छा सर ऐसा होता है, यस। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सारे कलर को ऑब्जॉर्व कर रहा है और सिर्फ रेड को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, सिर्फ रेड को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर कलर का हमें इसलिए दिखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर कलर का हमें इसलिए दिखता है कि वो उसी कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, और वो लाइट मेरे आंखों में पड़ता है तो ये ऑब्जेक्ट हमें दिखता है, लाइट हमें नहीं दिखता, लाइट हमें नहीं दिखता। क्या क्लियर है ये बात? हाँ सर ये भी बात इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। दूसरी बात, मान लो कि ये हम बनाते हैं एक बाउंड्री, ये एक मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? लाइट के लिए मीडियम की जो डेंसिटी डिफाइन होता है, लाइट को मीडियम चलने से जिस इंटेंसिटी से रोकता है उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी और समझाएंगे। जैसे परमिएबिलिटी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए डिफाइन करता है रीजन की कैपेबिलिटी, कि मैग्नेटिक फील्ड को कितना पेनिट्रेट होने देगा, वो परमिएबिलिटी होता है। परमिटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना पेनिट्रेट करने देगा वो परमिटिविटी होता है। परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना मीडियम में परमिट करेगा उसको परमिटिविटी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को जितना परमिट करेगा परमिएबिलिटी कहते हैं। लाइट को जितना परमिट करता है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो μ2। ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। अब लाइट जब किसी एक मीडियम से, जिसमें उसका स्पीड है v1, वेवलेंथ है λ1, और उसकी फ्रीक्वेंसी है f1, किसी भी दूसरे मीडियम में जाती है, किसी भी दूसरे मीडियम में गई, किसी भी दूसरे मीडियम में मान लो गई, तो इस मीडियम में उसका स्पीड चेंज हो जाएगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, तो तुम कॉमन सेंस से जानते हो। उसका वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो उसका फ्रीक्वेंसी होगा वो सेम रहेगा। लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। इवन किसी भी ईएम वेव की मीडियम चेंज होने से वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बट ये दोनों क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस चला गया तो सेम मीडियम है, तो यहां पे स्पीड v1 ही रहेगा, वेवलेंथ λ1 ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, क्योंकि मीडियम सेम है। मीडियम सेम होने पर ऑल द 3 पैरामीटर सेम, ऑल 3 रिमेन्स सेम, लेकिन मीडियम चेंज होने से स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाता है, बट आपका फ्रीक्वेंसी वही रहता है। तो या आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा या आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा कि लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है। तुमको ये बात समझ आती है क्या? नहीं सर ये तो हमको समझ ही नहीं आती कि लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम क्यों रहेगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम क्यों रहेगा सर, ये मुझे समझ नहीं आती। समझाऊं ये बात? समझाऊं ये बात? यहां पे सिर्फ आंसर लिख लेना, पोल थोड़ी लिखोगे, ये आंसर लिख लेना। लाइट इज विजिबल और नॉट? नो, लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल। लिख लेना, ये लिखा कि नहीं? लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, इट मेक थिंग्स विजिबल। और ये कैसे चीजों को विजिबल करता है? लाइट जब फॉल करता है, जब रिफ्लेक्टेड लाइट मेरी आंखों में आता है, रिफ्लेक्टेड लाइट मेरी आंखों में आता है, उसी से हमें चीजें दिखती है। समझाओ ये नहीं समझ में आता है? अच्छा एक बताओ, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? सर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, ये होता है फ्रीक्वेंसी। हाँ, अब मान लो कि मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं तुमसे हाथ मिलाया, तुम्हारा एक हाथ दूसरे हाथ में, जैसे ऐसे समझना, ये है एमआर सर, और एमआर सर ने तेरे साथ शेक हैंड किया, ये तू है, तूने शेक हैंड किया। अब तूने दूसरा हाथ इसको दिया, कलुआ को,
कलवा ने अपना दूसरा हाथ पिंकिया को दिया ऐसे। अब मैंने तेरा हाथ पकड़ के 1 सेकंड में 5 बार ऐसे ऐसे कर दिया, तो 5 बार ऐसे ऐसे ऑसिलेट किया। हाँ, तो तेरा हाथ कितनी बार ऑसिलेट करेगा? सर मेरा भी 5 बार करेगा। अब तू ऐसे 5 बार ऐसे 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 1 सेकंड में किया है, तो तेरा अगला हाथ भी 5 बार ऐसे ऐसे करेगा। हाँ, इसका ये हाथ भी ऐसे 5 बार करेगा 1 सेकंड में। हाँ, तो चाहे मोटा आदमी हो या पतला आदमी हो, अगर ये ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे मेरा हाथ 1 सेकंड में 1 2 3 4 5 किया, तो अगला 1 2 3 4 5 होगा। फिर अगला आदमी भी 1 2 3 4 5 करेगा। तो होता क्या है कि चाहे मीडियम डेंस्ड हो या रेयरर हो, 1 सेकंड में 5 ऑसिलेशन यहां किया तो 1 सेकंड में 5 ऑसिलेशन यहां भी, 1 सेकंड में 5 ऑसिलेशन यहां भी। ये कॉन्स्ट्रेंट चेन बनता है। तो इसीलिए किसी भी वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। किसी भी वेव का जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है? वेवलेंथ चेंज हो जाता है। वेवलेंथ चेंज हो जाता है, स्पीड चेंज हो जाता है। स्पीड तो चेंज होगा ही, मीडियम चेंज हो रहा है पूरा का पूरा, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी एक बार मैंने डिसाइड कर लिया, सोर्स किसने डिसाइड किया? मैंने डिसाइड किया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिसाइड क्या कौन करता है? सोर्स करता है। सोर्स ने अगर 1 सेकेंड में 5 बार हाथ को ऐसे 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 हिलाया तो इसका भी 5 बार ही हाथ हिलेगा। इस पर डिपेंड नहीं करता मीडियम पे। अच्छा बताओ, इसका हाथ 1 सेकंड में कितनी बार हिलेगा? वो मेरे पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सर मैं जनरेट किया पल्स। अबे मेरी मर्जी है ना कि 1 सेकंड में कितनी बार ऐसे ऐसे करूंगा। अगर मैं 1 सेकंड में ऐसे 10 बार कर दिया तो भाई साहब इसकी हवा निकल जाएगी, इसके हाथ भी 10 बार ऐसे ऐसे करेगा। ये सोर्स थोड़ी ना है। सोर्स तो मैं हूं, मैं डिसाइड करूंगा कि पल्स का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स, नॉट ऑन मीडियम। सोर्स नॉट ऑन मीडियम, नॉट ऑन मीडियम। फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स, नॉट ऑन मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, ठीक है, चलो फटाफट यहां तक लिखो, फटाफट यहां तक लिखो। ये सब जनरल नॉलेज वाली बात है सर जी। हाँ, एकदम सही पकड़े हो, ये जनरल नॉलेज वाली बात है। रे ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमें पता हो तो कोई बुराई थोड़ी ना है, कोई बुराई थोड़ी ना है। अब मान लो यहां पे अगर रेड कलर का लाइट है, यहां आया तो रेड कलर का पहुंचेगा या ग्रीन पहुंचेगा? सर रेड ही पहुंचेगा। एक मीडियम में लाइट अगर रेड चल रही तो रेड ही पहुंचेगा। एक सिंपल सा एक सवाल मैंने खुद बनाया है कि मान लो एक बाल्टी में पानी रखा है और बाल्टी के बेस पर मैंने एक बल्ब लगाया रेड कलर का। अगर मैं पानी के अंदर से देखूं तो रेड बल्ब कैसा दिखेगा? रेड। अगर मैं बाहर से देखूं तो रेड बल्ब कैसा दिखेगा? अगर रेड ही दिखेगा। बल्ब अगर रेड है तो पानी में अंदर जले तो पानी में उसकी अपीयरेंस रेड होगी। बाहर से भी देखोगे तो बल्ब तो तुमको रेड ही लाइट निकालता हुआ दिखाई देगा। मतलब किसी भी लाइट की जो कलर होती है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। तो कलर डिफाइंड किससे होगा? वेवलेंथ से कि फ्रीक्वेंसी से? वेवलेंथ से कि फ्रीक्वेंसी से? तो कलर डिफाइंड होता है। ये बहुत बड़ा डाउट है लोगों का कि कलर किससे डिफाइंड होता है? फ्रीक्वेंसी से। क्योंकि कलर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने में चेंज नहीं होता, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाता है। तो भले वो विवग्योर में तुम वेवलेंथ के टर्म्स में डिफाइन करते हो, कलर अलग अलग, कलर का अलग अलग वेवलेंथ, लेकिन असली में उसके फ्रीक्वेंसी से चीजें एग्जैक्ट और एप्रोप्रिएट डिफाइंड होती है। Color is defined with the help of frequency, not with the help of wavelength. Color is defined with the help of frequency. तो कुछ बातें तुमको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, वहां पे ये लिखिए, ध्यान एक एक करके बता देता हूं। लाइट क्या ईएम वेव का ही पार्ट है? हाँ, ये विवग्योर का ही तो पार्ट है। लाइट इज अ पार्ट ऑफ ईएम वेव। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट वैक्यूम में भी चल सकती है, लाइट को चलाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसी ईएम वेव की स्पीड जो मीडियम वैक्यूम में होती है 1/μ0 × ε0 रहेगा। यस सर, अभी लिखना नहीं है, पूरा समझ लो पहले, यही रहेगा। हाँ सर, v बराबर ये ईएम वेव की जो स्पीड है वही तो लाइट है ना। लाइट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव का जो विवग्योर पार्ट है, जो विजुअल रीजन का पार्ट है, उसी को तो हम ईएम वेव कहते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? v इज इक्वल टू लिखेंगे सर लैम्डा एफ, स्पीड ऑफ वेव लैम्डा एफ, लैम्डा बाई टी, फ्रीक्वेंसी 1/t। क्या स्पीड ऑफ वेव ओमेगा बाई के भी होता है? हाँ। स्पीड ऑफ वेव E0 बाई V0 होता है? हाँ। 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। म्यू एम को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट
इंटू म्यू आर, एप्सिलॉन एम को लिख सकते हैं, मीडियम की परमिटिविटी को लिख सकते हैं आप एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को हम सी लिखेंगे, सी बाई ये आ जाएगा रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये दोनों डायमेंशन लेस है, हाँ सर दोनों डायमेंशन है। अब यहां पे डिफाइन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सुनना, म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ये है तुम्हारा रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी, और म्यू आर है रिलेटिव परमिएबिलिटी, और ये म्यू है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिफाइंड कैसे होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इसको अच्छे से आपको समझना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिफाइन कैसे होता है, परमिएबिलिटी से और परमिटिविटी से। अगर कोई लाइट किसी मीडियम में चल रहा है, तो लाइट चल रहा है मतलब ईएम वेव चल रहा है, हाँ कि ना, लाइट चल रहा है तो ईएम वेव चल रहा है, हाँ सर। अगर कोई लाइट ईएम वेव में मीडियम में चल रहा है, अगर कोई लाइट मीडियम में चल रहा है, तो लाइट चल रहा है मतलब कौन चल रहा है सर, लाइट चल रहा है मतलब ईएम वेव चल रहा है। और अगर ईएम वेव चल रहा है तो उसकी स्पीड किससे डिफाइंड होगी, परमिएबिलिटी से और परमिटिविटी से, परमिएबिलिटी से परमिटिविटी से। तो उसी रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं म्यू से। सर म्यू तो परमिएबिलिटी होता है, अबे म्यू भाई ये म्यू एम होता है मीडियम की परमिएबिलिटी, ये म्यू आर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, और ये होता है फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी में म्यू कहां आता है, म्यू एम मीडियम की परमिएबिलिटी, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, और म्यू नॉट फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी। इसमें कहां है म्यू, अच्छा ठीक है सर। और भाई हमारे पास लेटर 26 ही है और फिजिकल क्वांटिटी 2600 है, तो रिप्रेजेंटेशन सेम हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये म्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी है। तो स्पीड ऑफ लाइट को आप कैसे लिखते हो सर, स्पीड ऑफ लाइट हो या ये वो एक ही चीज है, हाँ, तो आप कैसे लिखते हो बताओ, क्या आप लिखते हो E बाई बी, सर V बराबर E बाई बी, सोच हाँ कि ना जल्दी बताओ, हाँ सर हाँ लिखते हैं, इज इक्वल टू लेमडा एफ, हाँ सर, ओमेगा बाई के, हाँ सर, लेमडा बाई टी, हाँ सर, और 1 अपॉन रूट अंडर म्यू एम और एप्सिलॉन एम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, और म्यू एम को लिखते हैं हम 1 अपॉन रूट अंडर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और सॉरी म्यू आर इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के ऊपर सी लिख सकते हैं, सी बटा रूट अंडर म्यू और एप्सिलॉन आर क्या होता है, रूट अंडर म्यू और एप्सिलॉन नॉट म्यू होता है, 10 म्यू आ गया। तो किसी भी मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपका हो जाता है सी बटा म्यू, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हो उसी मीडियम में v आ गया, तो म्यू को यहां लिखोगे तो v इंटू म्यू बराबर सी, सी क्या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या इसको मैं कांस्टेंट बोल सकता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम तो कांस्टेंट ही हुआ ना। अगर दूसरे मीडियम में इक्वेशन, मान लो पहले मीडियम में इक्वेशन लिखा तो v1 इंटू म्यू वन, दूसरे मीडियम में लिखूंगा तो लिखूंगा v2 इंटू म्यू टू बराबर सी, मतलब v1 म्यू वन बराबर v2 म्यू टू का रिलेशन आता है। या ये भी कह सकते हो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ती है तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कम हो जाएगा। 10th में पढ़ा था ना यार, हाँ पता नहीं मुझे पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा तुमको लगा कि अच्छे से बता दूं, लेकिन ये तो 10th में आपने पढ़ा होगा बेटा। हाँ सर आप 10th क्लास पढ़ा रहे हो, एकदम बेचिक करा रहे हो सर जी, हाँ जरूर भाई, n नंबर ऑफ टाइम्स यूज होता है। और मैंने तुमको दिखाया था इस सिर्फ लाइन से जेई मेन के 4 साल में कम से कम 5-6 सवाल है, और नीट में कई बार इससे सवाल पूछा है। तो भले ही ये 10th क्लास की बात है, लेकिन इसको 10th क्लास में ये थोड़ी ना आता है परमिएबिलिटी परमिटिविटी, आप तो परमिएबिलिटी परमिटिविटी से रिलेट करके पढ़ रहे हो भाई, 10th क्लास में ही नहीं है रे, ये तो अच्छा लेवल हो गया हो। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला 10th क्लास में पढ़ा होगा, हाँ 10th क्लास में तू नहीं पढ़ा था कि परमिएबिलिटी आता कैसे है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता कैसे, ये पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, म्यू और एप्सिलॉन आर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं सर। लेकिन ये बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां और इलेक्ट्रिक फील्ड की परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक फील्ड की परमिएबिलिटी कहां, दोनों को सर जी आप सेम लिख रहे हो, कौन कहां कैसे 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 कौन कहां कैसे। तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही चीज है, एक दूसरे को पैदा करता है, खुद ही एक दूसरे का बाप बेटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का बाप मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का बाप इलेक्ट्रिक फील्ड, एक दूसरे को पैदा करता है। हाँ सर एक दूसरे को पैदा करता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से क्या बनता है, ईएम वेव, और ईएम वेव कौन है, लाइट, तो लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ
सर पगला मत, हम घर जा रहे हैं सर जी। हाँ हम सर जी घर भाग जाएंगे सर जी। लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है सर। लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। एक बात बता, व्हाट इज ईएम वेव? सर ईएम वेव इज द disturbance created by the variation of electric field and magnetic field. EM wave is the variation of disturbance created by the variation of electric field and magnetic field. Wave का मतलब होता है disturbance. Wave का मतलब होता है disturbance. किसी भी चीज के डिस्टर्बेंस को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाओगे उसको कहते हैं वेव का जाना। तो वेव का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। हाँ सर वेव का मतलब डिस्टर्बेंस। हाँ सर वेव का मतलब डिस्टर्बेंस। तो व्हाट इज ईएम वेव? इज द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ तो ईएम वेव क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टर्बेंस है। और ईएम वेव के कितने पार्ट है सर? गामा रे, एक्स रे, लाइट रे, विजिबल लाइट। तो लाइट क्या है सर? लाइट ईएम वेव है। और ईएम वेव किससे बना है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से। तो लाइट किससे बने? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से। लाइट क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ कंफ्यूज कर रहा है पूर्वक, कंफ्यूज किया कि कंसेप्ट को अच्छे से घुसा दिया। अब तुम कितने लोग को आश्चर्य हो रहा है कि सर लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ रे भोकवा, लाइट क्या है सर? लाइट ईएम वेव है। हाँ कि ना? अभी जब मैंने यहां पे लिखा था लाइट ईएम वेव है तब तो तुमको बड़ा मजा आया था। लाइट एंड ईएम वेव। तो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ ईएम फील्ड। तो ईएम वेव क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से बनता है, वो उसको ईएम वेव कहते हैं। और ईएम वेव, लाइट इज अ पार्ट ऑफ ईएम वेव। लाइट इज अ वन पार्ट ऑफ द ईएम वेव। तो कल कोई पूछे तुमसे कि लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है क्या? हाँ भाई लाइट इज द ईएम वेव। चलो तो कह रहा है कि सर तो लाइट में करंट का नहीं फ्लो करता है सर जी। लाइट में करंट फ्लो नहीं करता है। लाइट जब फॉल करता है मेटल सरफेस पे तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के भागता है, तो उसी लाइट से तो करंट फ्लो कर जाता है। अब ज्यादा मत बोल, नहीं तो पीएचडी करा दूंगा। पढ़ ले ध्यान से। अभी अभी तूने बोला, कैसे समझ नहीं आया यार? एक बच्चा लिख रहा कुछ नहीं समझ आया। जरूर समझ आया। जब तूने ईएम वेव में पढ़ा रहा था तो ईएम वेव में क्या लिखा था? ईएम वेव के टाइप में क्या लिखा था? गामा रे, एक्सरे, गड्डी एक्सयूवी इन माई रेंज, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट। मतलब ईएम वेव का छोटा पार्ट है लाइट, और लाइट मतलब ईएम वेव। और ईएम वेव क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन। ज्यादा मत बोल, नहीं तो यहीं पे पीएचडी करा दूंगा। सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दोनों बोल रहा हूं सर। तो आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लाइट मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। हाँ हो क्या सकता है? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों लिखा है भाई। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों लिखा है। ईएनबी क्या? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सिंपल है बेटा। अरे तो ऐसे कैसे कंफ्यूज हो रहा है? ईएम वेव के कितने पार्ट? गड्डी एक्सट्रीम वाई रेंज, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट क्या? ईएम वेव है। तो विजिबल लाइट क्या है? ईएम वेव है। ईएम वेव क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? सही तो है। चलो तो क्या तुमको समझ में आई ईएम वेव है? हाँ ईएम वेव की स्पीड समझ में आई। तो जो ईएम वेव की स्पीड पड़ी थी क्या लाइट की स्पीड वही होगी? हाँ। एक्स्ट्रा इसमें क्या आया? तो यहां पर हम म्यू डिफाइन करते हैं, रूट अंडर म्यू और एप्सिलॉन आर को। तो एक यहां पे म्यू आ गया, बस यहां पे म्यू आ गया बस। चलिए आगे समझिएगा। क्या ये लाइट इज एन ईएम वेव? क्लियर हुआ? हाँ। ईएम वेव कैसा होता है सर? उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हुआ। वैक्यूम उसकी स्पीड क्लियर हो गई, किसी मीडियम में स्पीड क्लियर हो गई। वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना होता है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। यस सर। स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। अब जो लाइट की स्पीड होती है ना वो वैक्यूम में फिक्स होती है 3 × 10⁸। वो सोर्स के स्पीड और ऑब्जर्वर की स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है। ये आइंस्टाइन का कंसेप्ट है। आइंस्टाइन का कंसेप्ट क्या है? इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जैसे मान लो एक टॉर्च है, टॉर्च यहां से जलाओगे तो यहां से लाइट निकली है स्पीड ऑफ लाइट से c। लाइट कितने से निकलेगी सर? c स्पीड से निकलेगी। स्पीड ऑफ लाइट है। ये टॉर्च तुम्हारा रिस्ट में था। अब मान लो सुनो, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये आइंस्टाइन का कंसेप्ट है। अब मान लो कि टॉर्च पहले से v स्पीड से चल रहा होता। अब यहां से जब लाइट निकला तो उस निकलने वाले लाइट की स्पीड क्या होगी? c ही होगी। मतलब यहां पे लाइट जब स्टेशनरी टॉर्च से निकला तो सी से निकला है। जब चलते हुए टॉर्च से लाइट निकलेगा तो सी ही से निकलेगा। सी प्लस माइनस वी बराबर सी। अब स्पीड ऑफ लाइट में सोर्स की स्पीड अगर तुम जोड़ दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सी ही रहता है। सी प्लस माइनस वी बराबर सी।
सर ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड सोर्स की स्पीड कितनी थी उसके स्टेट पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे मान लो मैं रेस्ट में हूं, बॉल को वी से फेंकूंगा तो बॉल वी से जाएगा। अब मान लो देखो, जैसे मैं रेस्ट में हूं, बॉल को वी से फेंकूंगा तो वी से जाएगा। अब मान लो मैं यू से चल रहा हूं, तो मेरे हाथ में बॉल होने की वजह से बॉल भी यू से चल रहा है। अब मैं वी से फेंकूंगा तो बॉल यू प्लस वी से जाएगा। ये हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन यहां पे यस नो रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट है। यहां पे रिलेटिव कंसेप्ट नहीं लगता, मतलब जो नॉर्मल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वो यहां पे वैलिड नहीं है। नॉर्मल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वो यहां पे वैलिड नहीं है। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर सी बहुत बहुत बड़ा है, वी इसलिए नहीं, नहीं, ये हमेशा लगता है। अगर तुम लाइट को ऐसे टॉर्च से निकाल रहे हो जो खुद सी से चल रहा है, सी प्लस माइनस सी बराबर सी, बोला था ना मत छेड़, नहीं तो पीएचडी करा दूंगा, बोला था ना मत छेड़, तेज बनने की कोशिश मत कर। ये एक इंफॉर्मेशन है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन का कंसेप्ट है, उसको समझ ले। याद रखना है ये कि लाइट की जो स्पीड होती है वो सोर्स की स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। अब तू अपना दिमाग लगाया मत लगा, कुछ चीजें आइंस्टाइन की बात है, ये पकड़ समझ, अपना दिमाग मत लगा। अपना दिमाग लगाएगा तो फिर मैं पीएचडी करा दूंगा। तू ये कह रहा है कि सी बहुत ज्यादा है वी से, इसीलिए सर ऐसा हो जाएगा क्योंकि टॉर्च को कितने से चला लोगे, स्पीड ऑफ लाइट तो 3 × 10⁸ है, तो भाई ये भी वैलिड है, सी प्लस माइनस सी बराबर सी। अगर तू टॉर्च को सी स्पीड से ले जाएगा और फिर उससे लाइट जलाएगा, तो भाई अगर वो सोर्स की स्पीड पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो सोर्स की स्पीड को चाहे किसी भी स्पीड, सोर्स को अगर किसी भी स्पीड से ले जाएगा तो फाइनली जब वहां से लाइट निकलेगी तो सी से जाएगी। क्या ये वैलिड है? यस, 200% वैलिड है। सी प्लस माइनस सी बराबर सी, जहां पे सी है स्पीड ऑफ लाइट और ये स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स और ये स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट एक ऐसे सोर्स से निकल रही है जिसकी स्पीड खुद सी थी, तो लाइट उस ऐसे सोर्स से निकली जिसकी स्पीड सी थी, उसमें सी ऐड करके फाइनली सी ही रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट। डिपेंड ही नहीं करती ना बेटा, ज्यादा कम की बात नहीं है, डिपेंड ही नहीं करती, डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सी प्लस माइनस बी बराबर सी। क्लियर? ओके सर, देख नेक्स्ट। कलर ऑफ लाइट डिफाइंड बाय फ्रीक्वेंसी, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन to other medium, its frequency and color do not change, but wavelength and amplitude and speed changes. wavelength, speed, amplitude, amplitude मतलब बेटा उसकी इंटेंसिटी डिफाइन करती है वेव की, वो आगे पढ़ाऊंगा, वेव ऑप्टिक्स में काम आएगा। ये चेंज हो जाता है लेकिन फ्रीक्वेंसी और कलर चेंज नहीं होता। लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल बट मेक्स द थिंग्स विजिबल, ये बता दिया है। ओपेक मीडियम ऐसा मीडियम होता है जो लाइट को ट्रेवल नहीं करने देता, डूज नॉट अलाउ लाइट टू पास। ओपेक मीडियम, जब अचानक से बोल देगा तुमको पता होना चाहिए, ओपेक मीडियम मतलब लाइट को पास नहीं होने देगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइट कैन पास थ्रू, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। V1 V1 बराबर V2 μ2, जिस मीडियम में हम लाइट की स्पीड लिख रहे हैं उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V1 V1 बराबर V2 μ2, ये अपने पर है। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अ लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, इसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक होता है व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल कलर, लेकिन मोनोक्रोमेटिक नाम से पता चल रहा है, मोनो मतलब उसमें सिंगल वेवलेंथ की लाइट होगी, उसको मोनोक्रोमेटिक बोलेंगे। देखो व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेवलेंथ एंड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ रे डज नॉट चेंज। अच्छा, क्रॉसिंग पॉइंट पे रे की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ये भी अभी बताऊंगा। तो चलो यहां पे मैंने कुछ 11 पॉइंट लिखे हैं, इस 11 पॉइंट को एक बार रीड करिए। क्या सारे क्लियर हैं या किसी में डाउट है तो बताइए। यहां पे कुछ 11 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इस 11 पॉइंट को रीड करिए और किसी में डाउट है तो बताइए। 11 पॉइंट मैंने लिखे हैं यहां पे, अगर इस 11 पॉइंट क्लियर है तो जल्दी बता दीजिए। लाइट इज एन ईएम वेव, हाँ ईएम वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट फ्री स्पेस में सी होता है। ईएम वेव की स्पीड या लाइट की स्पीड किसी मीडियम ऐसे डिफाइंड होता है c/μ, तो किसी एक मीडियम में v बराबर c/μ, तो v1 बराबर c/μ1, v2 बराबर c/μ2, तो v1 μ1 बराबर v2 μ2 होगा। वेवलेंथ जो लाइट की होती है 400 से 700 नैनोमीटर होती है। स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ये बता दिया, सी प्लस माइनस वी सी रहेगा। कलर ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी से डिफाइंड होता है, वेवलेंथ से एम्पलीट्यूड से डिफाइंड नहीं होता है। लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। ओपेक मीडियम जो लाइट को अलाउ नहीं करता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम जो लाइट जहां से पास करता है उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। v1 μ1 बराबर v2 μ2 होता है। अच्छा, थर्ड वाले में कुछ लोगों को डाउट होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि आपने ईएम वेव नहीं पढ़ा है। तो ईएम वेव का 2 लेक्चर है, उसको कंप्लीट कर लीजिए, थर्ड में कोई डाउट नहीं होगा। ये पिछले क्लास का कंसेप्ट बस एक ही यूज होता है, कोई टेंशन नहीं। 10 नंबर क्या, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अरे जो एक ऐसा लाइट जिसमें सिर्फ और सिर्फ
एक ही वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन हो। जैसे मान लो कि लाइट का वेवलेंथ हमने लिया 3 इंटू 400 नैनोमीटर ही लिया बस, तो उसको सिंगल वेवलेंथ का कलेक्शन होगा, उसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, थर्ड वाला उनको समझ नहीं आएगा बेटा, चिंता मत करो, टाइम के साथ समझ आ जाएगा। ये ईएम वेव का कंसेप्ट यूज हुआ है यहाँ पे डायरेक्ट। अच्छा, वही लोग यहाँ पे ईएम वेव से कंफ्यूज हो रहे होंगे जिनका 22% का बैकलॉग है। अरे बुर्बक, कलर ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी से डिफाइंड होता है, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने पहले। कलर ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी से डिफाइन होता है, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब चलो यहाँ पे सवाल देखना, बढ़िया सवाल है, वो बाद में लिख लेना बेटा, एक 10 लाइन है, जगह छोड़ दो, थोड़ा लिख लेना बाद में, ठीक है ना, ठीक है ना, उसको बाद में लिख लेना। ये सवाल देखो, विच बैलून वर्स्ट फर्स्ट, कौन सा बैलून जल्दी फूट जाएगा। एक देखो रेड कलर का बैलून है और उस पर रेड लाइट में फॉल करा रहा हूं। एक तुम्हारा रेड ब्लू येलो कलर का बैलून है, उस पर भी रेड लाइट फॉल कर रहा है। कौन बैलून जल्दी फूट जाएगा, येलो कलर वाला, रेड कलर वाला, या दोनों सेम टाइम पे फूटेगा। मैं फिर से तुम्हें सवाल बताता हूं, फिर से सवाल बताता हूं। देखो ये रेड कलर का बैलून है, उस पर रेड लाइट आके फॉल कर रहा है। येलो कलर का बैलून है, उस पर भी रेड लाइट आके फॉल कर रहा है। तो कौन सा बैलून जल्दी फूटेगा। सवाल को एक बार और रिपीट करता हूं मैं। रेड कलर का बैलून है, उस पर रेड कलर आके फॉल किया, रेड लाइट आके लिखा है, रेड लाइट आके फॉल किया रेड कलर के बैलून पे। येलो कलर का बैलून है, उस पर भी रेड लाइट आके फॉल किया, तो कौन सा बैलून जल्दी फूटेगा, ये सवाल है। रेड वाला बैलून जल्दी फूटेगा कि येलो वाला, येलो वाला, रेड वाला, बोथ एट द सेम टाइम, कौन सा बैलून जल्दी फूटेगा, सोचो जल्दी 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 जल्दी। जल्दी 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 कौन सा बैलून जल्दी फूटेगा, सोच के बताओ। अच्छा सवाल है ये। सर रेड लाइट फॉल किया रेड बैलून पे, तो रेड वाला जो बैलून है तो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, तभी तो रेड दिख रहा है। और अगर मैं येलो कलर के बैलून पे रेड लाइट फॉल कराऊंगा तो सारा लाइट अब्सॉर्ब करेगा, और अगर वो सारा लाइट अब्सॉर्ब कर लिया तो ज्यादा एनर्जी कौन इकट्ठा कर रहा है, येलो। येलो हीटअप हो जाएगा और जल्दी फूट जाएगा, येलो कलर जल्दी फूट जाएगा। फर्स्ट ए इज योर फर्स्ट, ए इज योर करेक्ट आंसर। 55% लोगों ने ए दिया है, सही दिया एकदम। 30% लोग ये धोखा खा रहे। रेड कैसे फूटी रे सर, रेड पे रेड गिरी तो रेड तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो रेड कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो रेड लाइट फॉल करेगा तो रेड को तो रिफ्लेक्ट कर दिया, तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब नहीं किया। एनर्जी ऑब्जॉर्ब कौन कर रहा है, येलो, क्योंकि येलो येलो इसलिए दिख रहा है क्योंकि सिर्फ येलो कलर को रिफ्लेक्ट करेगा। तो रेड लाइट को क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब। अपने घर में पूछना किसी से, मजा आ जाएगा। पूछना 10 रुपए की बाजी लगा के कि मान लो, ऐसे घर में मम्मी से पूछना है, मम्मी पापा चाचा ताऊ किसी से पूछना कि मान लो कि एक रेड कलर का बैलून है, एक येलो कलर का बैलून है, अगर दोनों में मैं रेड लाइट जलाऊं तो जल्दी कौन फूटेगा। भाई बहुत देर तक लाइट फॉल कराओगे तो एनर्जी इकट्ठा करने से फूट जाएगा। तो रेड कलर के लाइट पे रेड कलर के बैलून पे अगर रेड कलर का लाइट आया तो रेड कलर को तो रिफ्लेक्ट कर देगा, एनर्जी अब्सॉर्ब भी नहीं करेगा। लेकिन येलो कलर वाला रेड कलर को अब्सॉर्ब कर लेगा, तो ये एनर्जी एक्युमुलेट कर लेगा, तो ये जल्दी फूटेगा। लतिया देंगे, वो तो तुमको ऐसे ही लतियाते हैं, तो कम से कम रिस्क ले, रिस्क है तो इश्क है, कम से कम रिस्क लेके लतिया। चल इधर आ। अब देखो यहां पे हम रेज ऐसे डिफाइन करते हैं, ये होता है पैरेलल रेज। तो रे ऑप्टिक्स में जो लाइट चलता है वो रे के फॉर्म में चलता है, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी होता है, इसको कहते हैं पैरेलल रेज। पैरेलल रेज इसको कहते हैं बेटा कन्वर्जिंग रेज। जब रेज किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा हो इसको कहते हैं कन्वर्जिंग रेज, इसको कहते हैं बेटा कन्वर्जिंग रेज, और इसको कहते हैं डाइवर्जिंग रेज। इसको कहते हैं डाइवर्जिंग रेज, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग रेज। ये आपका डाइवर्जिंग रेज, ये आपका कन्वर्जिंग रेज, और ये आपका पैरेलल रेज। पैरेलल रेज मतलब लाइट के बहुत सारे रे सीधा पैरेलल चल रहे हैं। कन्वर्जिंग रेज मतलब एक जगह पे कन्वर्ज हो रहा है। डाइवर्जिंग रेज मतलब बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसको कहते हैं अपन डाइवर्जिंग रेज। क्लियर है क्या? बहुत आसान है। पैरेलल रे, कन्वर्जिंग रे, डाइवर्जिंग रे, बहुत आसान है, बहुत इजी है। नॉट डन, क्या डॉट नहीं किया, ये नहीं लिखा बे यार ऐसे बना लेना यार, इसमें क्या है।
कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कॉनकेव कॉन्वेक्स में पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर भी पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स भी पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ो, ठीक है सर। अब यहां से हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत बेसिक और सिंपल, न्यूटन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे आसान लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे आसान लॉ, सबसे आसान और इजी लॉ। क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? एक बार डाउट देख लीजिए, देख लेते हैं बेटा, देख लेते, तुम्हारा डाउट देख लेते हैं। बताओ, पूरा फिजिक्स बैकलॉग हो गया, ये डाउट में मैं क्या करूं? येलो को रिफ्लेक्ट किया तो एनर्जी डाउन हुई होगी ना, तो एक्स्ट्रा लाइट उस पर तो पड़ रहा है ना, एक्स्ट्रा रेड लाइट हमने दिया, उसको तो एक्युमुलेट कर लेगा ना। क्या कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तू मेरा टेस्ट ले रहा है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या डाइवर्जिंग हो सकता है? हाँ, अगर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गई लेंस से तो बिल्कुल हो सकता है। अगर दोनों बैलून और लाइट व्हाइट पड़े तो पूरा फिजिक्स बैकलॉग है। बट सर लाइट कलर जैसा व्हाइट, येलो तो लाइट कुछ ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर, बट चलिए देख न्यूटन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि कहीं पे अगर ऐसा बाउंड्री बना है जो ओपेक है, मतलब वो लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाने नहीं देगा, तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन समझिए। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जब लाइट सेम मीडियम में रिटर्न होता है। लाइट रिटर्न्स टू सेम मीडियम, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन, कॉल्ड रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट रिटर्न्स टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। when light returns to the same medium is called reflection। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? सबसे पहले ये समझिए, रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? सबसे पहले ये समझिए, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। कोई पूछे व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो when light returns to the same medium is called reflection। मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जा रही, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी। हमने यहां पे बनाया मान लो मिरर, ये लाइट यहां पे आया, यहां पे लाइट फॉल करता है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो रे आके फॉल किया है मिरर पे उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। अब जहां पे भी फॉल किया है वहां पे सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल, इसको कहते हैं नॉर्मल। और लाइट जितने एंगल नॉर्मल से बनाते हुए इंसिडेंट किया उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी कर जाता है, उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी कर जाता है। इसको कहते हैं आरआर, मतलब रिफ्लेक्टेड रे। इसको कहते हैं आरआर मतलब रिफ्लेक्टेड रे। तो न्यूटन्स का पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट्स इट, बड़ा आसान। एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ऑल आर इन सेम प्लेन, सारे सेम प्लेन में होते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लॉ नहीं है, इसी का वो है कन्वर्जन, कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बराबर 2i होगा क्या? जहां पे i एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये बहुत काम का लॉ है। जितना तुमको ये लॉ यूज नहीं होगा ना, उससे ज्यादा ये लॉ यूज होगा। मतलब है वही बात कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 2i। 2i इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो सीधा यहां से यहां का एंगल 2i बोल सकते हो, जहां पे i है एंगल ऑफ इंसिडेंट, जहां पे i है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, जहां पे i क्या है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? फर्स्ट का मॉडिफिकेशन ये। अच्छा, इस फर्स्ट का एक और मॉडिफिकेशन यहां पे लिखते हैं, ये भी बहुत काम का लॉ है कि मान लो मैं बोलूं इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में अगर एंगल है अल्फा और रिफ्लेक्टेड और सरफेस के बीच में एंगल है बीटा, तो क्या अल्फा बराबर बीटा होगा? एंगल टेकन फ्रॉम सरफेस ऑफ मिरर, मिरर के सरफेस से अगर देखोगे, तो जितना मिरर
का सरफेस इंसिडेंट रे से बनाएगा एंगल, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे से बनाएगा। सर ये कैसे? अब ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री पर तुम्हारा नॉर्मल है, तो अल्फा क्या होगा 90 माइनस आई, बीटा क्या होगा 90 माइनस आर, और आई और आर बराबर है तो अल्फा और बीटा तो बराबर ही होगा। ये भी बड़ा काम आता है, ये भी बड़ा काम आता है, ये भी बड़ा काम आता है। उसके बाद पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को हम कैसे लिखते हैं? सर उस पर टोपी डाल देते हैं तो यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन हो जाता है। तो अगर मान लो मैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को लिखता हूं आई कैप, आई कैप इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। आर कैप इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। Similarly, n cap is the direction of normal. तो वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वेक्टर फॉर्म, न्यूटन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म। देखना, अगर मान लो मैं आई कैप और आर कैप का क्रॉस प्रोडक्ट लूं, तो आई कैप और आर कैप का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? सर आई कैप ये हो गया और आर कैप इधर है, दोनों के बीच में एंगल है 2i, तो ये होगा तुम्हारा कुछ साइन 2 थीटा, साइन 2i, क्योंकि एंगल है 2i। अब उसका डायरेक्शन में अगर देखूं तो किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, मतलब यहां होगा। हां सर यहां होगा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट अगर मैं नॉर्मल के साथ लूं तो क्या ये 0 आएगा? सर नहीं समझा रे, हॉल इफेक्ट याद कर, हॉल इफेक्ट याद कर, नहीं तो कान में तुम्हारा बम फोड़ दूंगा मैं। हॉल इफेक्ट याद कर। देख येलो बैलून भी है मेरे पास, देखिए येलो बैलून येलो क्यों दिख रहा है? क्योंकि येलो को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बता जल्दी इधर बता, क्या ये सही है? क्या सही है? सुन बताता हूं। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका रिजल्टेंट उसके प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आप इस आई का और आर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आई का और आर का क्रॉस प्रोडक्ट इसके प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर होगा, तो प्लेन के परपेंडिकुलर। अब उसका नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो दो परपेंडिकुलर चीजें के बीच में एंगल 90 होती है, और 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0। 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0। 90 डिग्री पर डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0। बोलो सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं आर का क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल से लूं और मैं आई से डॉट प्रोडक्ट ले लूं, ये भी 0 आएगा? हाँ ये भी 0 आएगा। सर अगर मैं आई का क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल से लूं तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? आई, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आई और आर का क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर बाहर आएगा। उसके साथ अगर आर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये तीनों सेम प्लेन में है, तीनों क्या है? सेम प्लेन में है, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर। और इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं आर कैप से तो ये भी क्या होगा? 0 होगा। यह वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पढ़ा था तूने? वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, न्यूटन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म है। क्या बेटा? वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। चलो अभी कह रहा था ना लेवल अप करो सर जी, लेवल अप करो, लेवल अप करो सर जी। हो गया लेवल अप? आ गया मजा? बता, लिखो इसको। कोई बात नहीं, तो अब धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, बहुत तगड़ा पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर। शानदार तरीके से एकदम डीप में जाके घुस के पढ़ेंगे, एकदम घुस के पढ़ेंगे। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए प्लीज। लिखिए प्लीज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लिखिए इसको। लिख लिया? तो समझ रहा था कब? जब तू, यही तो मैं तुमको बार बार कहता हूं यार, पहले समझा कर। समझने में ध्यान तुम्हारा नहीं होता है, खाली लिखने में ध्यान देते हो। बाद में लिखो, इसीलिए डन 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 पहले करने लगता। अच्छा ये बात है, इसलिए जानबूझ के डन 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 करने लगता है ये, इसलिए जानबूझ के डन डन करने लगता है। देखो नेक्स्ट, देखो डेविएशन फ्रॉम द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से डेविएशन कितना होगा? मान लो कि ये तुम्हारी बाउंड्री है। हाँ सर ये बाउंड्री है, दिख रही है, बड़ी सुंदर बाउंड्री दिख रही है। मान लो ये बाउंड्री है, ये इंसिडेंट रे है और इधर से एंगल बना थीटा।
तो जो इंसिडेंट रे आ रहा है, अगर ये मिरर नहीं होता तो इस लाइन पे जाता, हाँ मिरर होने की वजह से सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर गया और ये एंगल बना रहा है आपका थीटा। तो मुझे बताइए ध्यान से देख के, मुझे बताइए ध्यान से देख के, अगर सेम ही लाइन पे चलता 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 चला जाता तो डेविएशन क्या होता? जीरो। अगर मिरर नहीं होता, मिरर होने की वजह से यहां गया है तो क्या इतने एंगल डेविएट किया है? हाँ सर, ये एंगल डेविएट किया है। इस जो डेविएशन है उसकी वैल्यू बताइए क्या होगी? सर इसकी डेविएशन की वैल्यू बताऊं तो टोटल सीधा चला जाता तो 180 डिग्री होता। हाँ सर 180 डिग्री होता। इसमें से 2 थीटा वो चल गया है, तो सीधा जाता तो 180 डिग्री की लाइन पे चलता, इसमें 2 थीटा चल गया तो 2 थीटा कम कर दो, तो पूरे 180 में से 2 थीटा घटा दोगे तो डेल्टा आएगा। या ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये पूरा लाइन कितना एंगल बनाएगा? 180। यहां देखो ये 2 थीटा है प्लस डेल्टा है, क्या ये 180 के बराबर होगा? हाँ सर 180 के बराबर होगा। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2 थीटा, जहां पे थीटा क्या है? इंसिडेंट रे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट। अगर इसको तुम आई लेना चाहो तो आई ले लो, तो ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। एंगल ऑफ इंसिडेंट कोई थीटा बोल दिया भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। एंगल ऑफ इंसिडेंट कोई मैंने क्या बोल दिया? थीटा बोल दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैंने क्या बोल दिया? थीटा बोल दिया। अच्छा, डेविएशन फॉर नॉर्मल इंसिडेंट। नॉर्मल इंसिडेंट क्या होता है? जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग आ रहा होता है उसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंट। जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, ये क्या है? प्लेन मिरर है। एक लाइट सीधा ऐसे 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 ऐसे, अरे यार सीधा चल रहा, ऐसे 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 आ रही है, ऐसे सीधा सीधा, तो क्या हम कह सकते हैं कि नॉर्मल के अलोंग आ रही है? हाँ, इसी को कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंट। नॉर्मल इंसिडेंट, जब इंसिडेंट रे तुम्हें नॉर्मल के अलोंग आ रहा हो तो क्या यहां से रिफ्लेक्ट होके ये लाइट इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी? हाँ सर, इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा? 0, क्योंकि नॉर्मल के लॉन्ग आ रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा इसके लिए? 0। हम इंसिडेंट रे का एंगल कहां से देखते हैं? नॉर्मल से। अगर ये नॉर्मल के लॉन्ग ही आया तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? 0। तो डेविएशन होगा 180 माइनस 2i। आई को 0 रखेंगे तो डेविएशन आ जाएगा 180 डिग्री। सोचो डेविएशन कितना आ जाएगा? 180 डिग्री का डेविएशन आ जाएगा। क्लियर? कितने का डेविएशन आ जाएगा? 180 डिग्री का। आसान है। हाँ सर, डेविएशन ऐसे निकाल सकते हैं 180 का। दूसरा होता है ग्रेजिंग इंसिडेंट, अभी बताते हैं, इसको लिख लो फटाफट। नॉर्मल इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट रे पैरेलल टू नॉर्मल। नॉर्मल इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट रे पैरेलल टू नॉर्मल। नॉर्मल इंसिडेंट रे मतलब इंसिडेंट रे पैरेलल टू नॉर्मल। नॉर्मल ये होता है ग्रेजिंग रे। ग्रेजिंग रे क्या होता है? ग्रेजिंग रे लिख ले इसको, ग्रेजिंग रे, ZARAZING, ग्रेजिंग रे बोलते हैं यार। मतलब ऐसा रे जो पैरेलल टू द सरफेस हो, पैरेलल टू द सरफेस मतलब सरफेस के लॉन्ग ऐसे आ रहा हो एकदम, ये इंसिडेंट रो मतलब एकदम साथ चिपक के आ रहा हो। तो नॉर्मल से कितना इंसिडेंट होगा? लगभग 90 डिग्री। इंसिडेंट इसका लगभग 90 डिग्री बोलते हैं, लगभग 90 डिग्री। तो ये तुम्हारा क्या इसी सरफेस के साथ ही ऐसा निकल जाएगा, मतलब टेंस टू 90, एग्जैक्ट 90 नहीं है। तो डेविएशन हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू रखोगे यहाँ पे 90, तो आएगा 180 मल्टीप्लाई 2 इंटू 90, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो डेविएशन लगभग 0 होगा, ऑलमोस्ट। इसको कहता है ग्रेजिंग रे। ग्रेजिंग रे का डेविएशन कितना होगा? 0, मतलब ऐसे जाएगी। GRZ होता है, जी आता है क्या? अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है ना भाई। GRAZING, ग्रेजिंग रे। अब सही है, ठीक है। तो ग्रेजिंग रे क्या होता है? सर ग्रेजिंग रे एक ऐसा रे होता है, ग्रेजिंग रे एक ऐसा रे होता है जो एकदम सरफेस के अलोंग चल रहा होता है, ठीक है, सरफेस के अलोंग चल रहा, तो उसको कहते हैं ग्रेजिंग रे, उसको कहते हैं ग्रेजिंग रे। अच्छा, यहां पे एक तरीके से हम ये भी दिखाते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसा होता है कि जब तुम्हारा मिरर एकदम फ्लैट हो तो उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसे इंसिडेंट आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और ये रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरीके से जा रही है, इसको कहते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे था,
इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब क्या मान लो इस तरह का मिरर हो ऐसे, और मान लो कि रे तुम्हारा इसी तरीके से आया, एक रे यहां आया, एक यहां आया, एक यहां आया, एक यहां ऐसे आया। अब ये रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो इस सरफेस पर ये तुम्हारा नॉर्मल काटोगे तो ये तो इसी के लॉन्ग वापस चला जाएगा। ये किधर जाएगा, ऐसा सरफेस है तो ये इधर चला जाएगा, इधर सरफेस ऐसा है तो ये कहीं इधर जाएगा, इधर सरफेस है तो ये कहीं इधर जाएगा। तो इसको कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर या डिफ्यूज बोल सकते हैं, मतलब ये सेम पैटर्न पे है, फ्लैट सरफेस था इधर ही चला गया, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये है तुम्हारा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अजीब सा नहीं है, देखो ये तुम्हारा इंसिडेंट रहता। तो क्या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में न्यूटन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है? यस, न्यूटन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड। क्यों वैलिड है? अबे भाई तू नॉर्मली तो काट रहा है, यहां पे तू कौन सा वहां पे इधर उधर कर रहा है, नॉर्मली तो काट रहा है, नॉर्मल से तो एंगल देख रहे हो, नॉर्मल से तो एंगल देख रहे हो, देखो देखो ऐसे, यहां पे तुम नॉर्मल प्लॉट कर रहे हो, यहां पे नॉर्मल प्लॉट कर रहे हो, यहां पे नॉर्मल कर रहे हो, यहां पे नॉर्मल कर रहे हो। तो आज की क्लास बहुत अच्छी है, नहीं बेटा अच्छी और खराब ना तुम पता है, क्योंकि मैंने आज तुमको पढ़ाया है, सिखाया है, तुमसे सवाल नहीं कराया। जैसे तुमको सवाल कराने लगूंगा क्लास खराब लगने लगेगी, क्योंकि खुद मेहनत करना पड़ेगा। तो ये गलत अप्रोच है बेटा, सही गाइडेंस नहीं है ये। सवाल करके तुम अगर गलत भी करते हो तो सीखने को तो मिलता ही है ना। तो ऐसे मत सोचा करो मैं हर दिन आके सिर्फ पढ़ाता रहूं तो तुमको मजा आता रहेगा, लेकिन मजा आने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन किससे होगा, सिलेक्शन किससे होगा, सिलेक्शन होगा सवाल भी आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब सिलेक्शन होगा। चलिए कम ऑन, लिख लिया क्या ये, लिख लिया क्या ये? चलिए यह देखिए, अगर मान लो मैं ऐसा एक सवाल लिखूं आगे सवाल पे आ जा आगे सवाल पे आ जा इधर। जैसे मान लो मैं एक सवाल लिखूं कि ये मिरर है, ठीक है, और यहां पे ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंट यहां से मैंने दिया 60 डिग्री, ठीक है। तो बताओ डेविएशन कितना होगा, फाइंड डेविएशन, फटाफट बताइए सभी लोग, फाइंड डेविएशन, डेविएशन कितना होगा जल्दी से बताओ। तो डेविएशन का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। तो डेल्टा इज इक्वल टू होगा 60 डिग्री, ऑप्शन ए। डेल्टा इज इक्वल टू होगा 120 डिग्री, सी। डेल्टा इज इक्वल टू होगा तुम्हारा 150 डिग्री। जल्दी बताओ क्या डेल्टा आ रहा है, जल्दी बताओ डेल्टा क्या आ रहा है। जल्दी बताओ डेल्टा क्या आ रहा है। तो यहां पे मैंने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है थोड़ी सी, देखते हैं फंसते हो कि नहीं। चलिए तो ऐसा है कि डेविएशन यहां पे हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू लिखेंगे आप 30 डिग्री। तो आई की वैल्यू 30 लिखेंगे तो 180 माइनस 3 दूना 60, तो 120 डिग्री का डेविएशन होगा। कितने का डेविएशन होगा, 120 डिग्री का, मतलब बी इज योर करेक्ट आंसर। जिसने ए दिया होगा ना उसकी खैर नहीं आज। देखो 67% लोगों ने बी दिया है, 120 डिग्री दिया है, और ये जो 30% जो लोग हैं उनको पकड़ के मैं मारूंगा आज। जानबूझ के मैं जल्दी जल्दी में तुमको फंसाने की कोशिश किया, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना यार, जल्दीबाजी में आपने गलती कर दिया। यहां से देखो, जब आपको नॉर्मल से एंगल दिया होता है आई, तब आप डेविएशन लिखते हो। ये यहां पे आई कहां है, नॉर्मल से एंगल है। 28% लोग बाहर निकलो बिल से और बताओ कि कैसा लग रहा है स्कैम में फंस के। यस, नॉर्मल से एंगल लेना होता है। यस, जिनका सही है वो ठीक है, जिनका गलत हुआ है वो बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर 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 आओ।
अब देखो यही होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड और हाई रिफ्लेक्शन का गेम। नीट यही तुमको फंसा लेगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में तो चेंज किया मैंने, तुमको जो नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो ना दे के प्लेन से दे दिया। यही तुमको नीट फंसा लेगा। तुम लेवल अप करते रह जाओगे, यहां तुमको नीट फंसा लेगा। देखो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, घबराइए नहीं। 30 कैसे हुआ? 30 इसलिए हुआ कि बेटा ये नॉर्मल है और नॉर्मल सरफेस से 90 डिग्री पर होता है, और मैंने जो एंगल दिया आपको सरफेस से एंगल दिया है। कहां से दिया है? सरफेस से दिया है। अब ठीक करोगे? अब ठीक करोगे? पहले ही क्वेश्चन में फंसा लिया देखो मैंने तुम्हें। कोई बात नहीं, होता है, ये तो स्कैम था। ये तुमको फॉर्मूला, अब जो तुम फॉर्मूला तुमको ध्यान में आएगा कि इसको यूज कैसे करना है, क्या वो अब ज्यादा चमका? पहले से ज्यादा चमका कि नहीं? अब चलो अब बढ़िया सवाल कराते हैं। मान लो कि ये मैंने एक प्लेन मिरर लिया जो कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर टिल्टेड है। ये मिरर है, ये मिरर है। ओके सर जी, ओके। अब एक इंसिडेंट रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर ठीक है, इंसिडेंट रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये इंसिडेंट रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर वर्टिकल चला गया रिफ्लेक्टर। ये क्वेश्चन का पार्ट है, गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, सब कुछ गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू एक्स एक्सिस आया, रिफ्लेक्ट होकर वर्टिकल चला गया। ये डायग्राम क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, अब तुमसे पूछा है फाइंड थीटा। बस दिस इज सवाल, दिस इज सवाल, एंड आई हैव टू सॉल्व एंगल बिटवीन प्लेन मिरर एंड एक्स एक्सिस। फाइंड थीटा, find angle between plane mirror and x axis, find angle between plane mirror and x axis, x axis and plane mirror के बीच में एंगल बताइए। सर ये तो फंसा रहे हो आप, कैसे निकालेंगे? यही तो सोचने वाली बात है, मजा आ जाएगा। सोचिए सर, मान लो कि आप कह रहे हो कि ये आपका थीटा एंगल है। हाँ सर थीटा एंगल है। आप कह रहे हो कि ये इंसिडेंट रे ऐसे आया, हाँ ऐसे आया, और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गया, हाँ ऐसे गया। सर ये भी ठीक है। अब एक बात बताओ, आराम से सोच के, आराम से सोच के, कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है कि डायरेक्टली उसको हम 2i बोल सकते हैं। हाँ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको डायरेक्टली 2i बोल सकते हैं। क्या ये 2i होगा? हाँ, तो 2i बराबर 90, मतलब i 45 डिग्री होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बीच में ऐसे जाना चाहिए, ये नॉर्मल यहां होना चाहिए। नॉर्मल से ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब नॉर्मल से 45 डिग्री का एंगल बना। हाँ सर, नॉर्मल से 45 डिग्री का एंगल बना। ये मिरर है तुम्हारा, तो नॉर्मल से इंसिडेंट अगर 45 बना रहा है तो क्या ये भी 45 बनाएगा मिरर के सरफेस से? हाँ सर, मिरर के सरफेस से 45 बनाएगा। और ध्यान से देखो, ये अगर थीटा एंगल है मिरर का एक्स एक्सिस के सरफेस से, तो क्या ये भी थीटा होगा? हाँ, तो थीटा 45 डिग्री आ गया। अल्टरनेट एंगल गुरु, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये एक लाइन बनाया, तो ये अगर थीटा है तो ये तो थीटा ही होगा ना, थीटा 45। अब यही काम रे ऑप्टिक्स में तुम करना सीख जाओगे ना, तो तुम्हारे लिए रे ऑप्टिक्स एक केकवॉक हो जाएगा। क्या किया हमने यहां पे? सबसे पहले आपने क्या किया कि ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री एंगल दिख रहा था, ये तो डायग्राम में दिख रहा था, और ये 2i होता है। तो सीधा तुमने बोला कि ये 2i है, 2i इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल 2i, तो 2i 90 तो i 45 हो जाएगा। और i क्या बनेगा? सर i बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल अगर i है तो मिरर के सरफेस से नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 है। ये 45, तो ये 45 बनेगा थीटा, और ये अगर 45 है तो यहां से ये प्लेन मिरर का एक्स एक्सिस है और ये थीटा 45 हो गया। बता बता बता, मजा आया सवाल करके? क्या चैलेंजिंग सवाल लगा थोड़ा कि नहीं लगा? थोड़ा चैलेंजिंग लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा? चलो अब लगेगा चैलेंजिंग, फिर नहीं लगा? थोड़ा चैलेंजिंग सवाल बनाए तभी तो मजा आएगा ना यार। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो हर जगह लोग पढ़ लेते हैं। सवाल सवाल सवाल। मान लो ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, और ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे, ये इंसिडेंट रे ऐसा है टेढ़ा, ये इंसिडेंट रे आया, और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया है वर्टिकल। ये तुमको एंगल दिया है 120 डिग्री, किसमें? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो प्लेन मिरर का एक्स एक्सिस एंगल बताओ। एंगल बिटवीन प्लेन मिरर एंड एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन प्लेन मिरर एंड एक्स एक्सिस। अब करके दिखाओ, तुम कर लोगे, मुझे भरोसा है, वॉरियर हो तुम,
सर देखते हैं कोशिश करके। हाँ करिए करिए करिए। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे तुमको प्लॉटेड है, हाँ तो सीधा बोल सकते हो कि ये इंसिडेंट रे है और ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है। ये एंगल 2i होता है और 2i तुमको दिया 120 डिग्री, तो i हो जाएगा तुम्हारा कितना 60 डिग्री। सर ठीक है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या ये एंगल थीटा होगा? नहीं 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 नहीं, ये एंगल थीटा नहीं है। ओहो सर अब क्या करें? अभी तो करना है तुम्हें, ध्यान लगाना है, अब करो, अब मजा आएगा। 30 डिग्री लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा 30 होगा। वैसे दे रहे हो तो ठीक है, कुछ होगा तभी तुम दे रहे हो। आराम से सोच के बताओ क्या होगा। ये प्लेन मिरर है तुम्हारा, ये प्लेन मिरर है तुम्हारा, ये प्लेन मिरर है तुम्हारा। आराम से सोच के बताओ कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा रे, कितना होगा। तो ऑप्शन ए दे देता हूं थीटा के लिए 30 डिग्री। मेरे हिसाब से 30, एक बार सोच लो फिर से। 60 डिग्री, दो ऑप्शन है तुम्हारा ए और बी। 1 मिनट का समय देता हूं, आराम से करो। 1 मिनट का समय देता हूं, आराम से करो। 1 मिनट का समय देता हूं, आराम से करो, आराम से करो। ये प्लेन मिरर सीधा है, तुमको थोड़ा सा टेढ़ा बन गया मेरे से, लेकिन ये है स्ट्रेट, और इसका हम इधर सॉल्यूशन कर रहे हैं। दिमाग लगाना पड़ेगा अब यहां से, और फिजिक्स मतलब दिमाग तो लगेगा, फिजिक्स मतलब दिमाग तो लगेगा। ये वर्टिकल जा रहा है वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये तो तुमको डायग्राम में दिख रहा है वर्टिकल गया, ये टेढ़ा है लेकिन ये वर्टिकल गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग गया, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग गया। ठीक है, चलो अब मैं तुमको बता, देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो 2i होता है। 2i तुमको दिया हुआ 120 डिग्री, तो क्या i 60 डिग्री आ जाएगा? हाँ सर i 60 डिग्री आ जाएगा। अगर i 60 डिग्री है तो एक बताओ, बात बताओ, रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के प्लेन के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? सर रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के प्लेन के बीच में जो एंगल होता है सर वो 90 माइनस आई होता है, यही तो आपने सिखाया था अल्फा। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो अल्फा तुम्हारा निकल के आ जाएगा यहां से, आई की वैल्यू 60 पुट करो तो 90 माइनस 60 अल्फा 30 डिग्री आएगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर अल्फा 30 डिग्री आएगा। प्लेन मिरर एक्स एक्सिस है, ये प्लेन मिरर है, सर ये प्लेन मिरर है और ये डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस, ये एंगल थीटा बना रहा है। हाँ सर थीटा बना रहा है। अगर ये 30 आया तो थीटा कितना होगा? सर 60 डिग्री, 60 डिग्री। बी इज योर करेक्ट आंसर। 55-56% लोगों ने सही निकाला है आंसर। 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। मुझे पता है तुम बोलोगे सर एक मान और बताइए, हमको नहीं आया। तो बेटा यहां पे जब मैं बता रहा था तो कहां थे, आओ देखें। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में आई बन रहा है तो अल्फा कितना होगा? ये 90 माइनस आई। ये अगर आई है, आर तो आई के बराबर है, ये अगर आई है, ये टोटल 90 है तो बीटा कितना होगा? 90 माइनस आई। तो मिरर के सरफेस से जो एंगल बनता है वो 90 माइनस आई बनता है। मिरर के सरफेस से इंसिडेंट रे का एंगल 90 माइनस आई बनता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर 90 माइनस आई तो समझ में आ रहा है। तो भाई आसान है ना। ये टोटल 120 दिया था, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है। अगर ये टोटल 120 दिया है तो सिंपल सी बात है, ये सीधा जा रहा है। टोटल 120 है तो नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो आई है, तो टोटल 2i 120, तो आई तुम्हारा 60 आ गया। अगर आई 60 आ गया तो सरफेस से जो एंगल बनाएगा रिफ्लेक्टर और 90 माइनस आई बनाएगा, ये 30 बनाएगा। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, बीच में तुम्हारा मिरर है। ये एंगल तुम्हारा है 90 माइनस आई, तो ये आई बन जाएगा, आई 60 आ जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो तुम, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी करने की जरूरत नहीं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर ये एक्स एक्सिस मैं पैरेलल बनाता हूं तो टोटल 90 है, ये तुम्हारा 90 माइनस आई है, तो ये आई नहीं आ जाएगा। आई इज इक्वल टू 60 डिग्री, सीधा आंसर। ऐसे भी कर सकते हो। 60 कहां से आया भाई? ये टोटल 120 दिया हुआ है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो 2i होता है। अभी समझाया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो 2i होता है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे में आई होता है और ये तुम्हारा आर भी आई होता है, तो आई और आई सीधा 2i होगा। तो हमेशा याद रखना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल होता है 2i। तो तुमको दिया हुआ था 2i 120, तो आई आ गया 60, आई 60 आ गया। हाँ, तो रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में जो एंगल होता है 90 माइनस आई होता है, तो ये 90 माइनस आई होगा। और यहां से एक्स एक्सिस से ये जो वाई एक्सिस के लॉन्ग रिफ्लेक्टेड रहेगा 90 है, ये आई आ गया, तो ये 90 माइनस आई है, तो ये आई आ जाएगा। थीटा बराबर 60 डिग्री। मजा आया क्वेश्चन में?
मजा आया क्वेश्चन में? तो भाई थोड़ा दिमाग लगेगा, और दिमाग लगेगा तो फिर मजा आएगा। चलो ये सवाल देखो, ये तुम्हारा मिरर है, ये तुम्हारा मिरर है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ठीक है गुरु? मजा आ रहा है, तुम सवाल कर पा रहे हो तो अच्छा लग रहा है देख के यार। वैसे ये मिरर है, मिरर है, ये इंसिडेंट रे आया ऐसे सीधे, ये इंसिडेंट रे आया सीधा ना, हाँ सीधा है, ला 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 ना, सीधा नहीं आया, थोड़ा टेढ़ा करते तब तो मजा आएगा। ये इंसिडेंट रे ऐसे आया जो कि एक्स एक्सिस से 10 डिग्री ऊपर था, देखो ना एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो है, एक्स एक्सिस से 10 डिग्री ऊपर था और रिफ्लेक्ट होके वर्टिकली डाउनवर्ड गया वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग ये रिफ्लेक्टेड रह गया, ठीक है? तो ये थीटा बिटवीन मिरर एंड एक्स एक्सिस क्या होगा? आय 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 आय, लाजवाब, मजा, मजा आ गया। क्या शानदार सवाल है गुरु, लो करो। ये क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कोई मैं तुम्हें पोल नहीं करा रहा, तुमसे कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो पहले ये मिरर है और ये नॉर्मल एक्स एक्सिस है, थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है मिरर, मिरर टेढ़ा है। ये जो इंसिडेंट रे आया है एक्स एक्सिस से 10 डिग्री ऊपर था और ये रिफ्लेक्ट होके वाई के लॉन्ग है, ये गिवन है डायग्राम। ये डायग्राम इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। जो ऑप्टिक्स का सवाल आता है उसमें 80% क्वेश्चन 70% क्वेश्चन में डायग्राम बने होते हैं, 80% क्वेश्चन 70% क्वेश्चन में डायग्राम बने होते हैं। तो डायग्राम हमारा बना बनाया है। अब इस डायग्राम में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, डायग्राम में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉपी करके इधर ले आएंगे, इसका कॉपी करके इधर ले आएंगे। अब इसमें हम चर्चा करेंगे, इसमें हम चर्चा करेंगे। आइए इसमें आराम से हम चर्चा करते हैं, बोलिए, इसमें हम चर्चा करेंगे। बताइए बताइए क्या होगा, सोचिए सोचिए सोचिए। बड़ा आसान है गुरु। क्या? देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच का टोटल एंगल क्या हो जाएगा? सर ये वाई एक्सिस के लॉन्ग गया है तो ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में 90 का एंगल होता है और ये 10 ऊपर है, तो क्या 90 प्लस 10 100 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो क्या आपको 2i बराबर 100 डिग्री दिख रहा है? हाँ, तो i बराबर आ गया 50 डिग्री। और जो रिफ्लेक्टेड रे है और सरफेस है उसमें एंगल होता है 90 माइनस आई, और ये तुमको दिख रहा है यहां से 90। अगर तुम यहां पे आई पुट भी कर दोगे, मान लो आई तुमने पुट कर दिया, तो आई 50 है तो ये 40 डिग्री आ गया। हाँ सर 40 आ गया, ये 40 और ये तुम्हारा 90 डिग्री, तो ये थीटा कितना होगा? थीटा तुम्हारा 50 डिग्री होगा। कैसे? तो देखो ये थीटा प्लस ये 90 प्लस ये 40, तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। हाँ सर, तो थीटा बराबर हो गया 180 माइनस 90 माइनस 40, तो 180 में से 90 जाएगा, 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 50 डिग्री, 50 डिग्री। 55 किसका है भाई? भांग खा के सवाल सॉल्व कर रहे हो क्या? भांग खा के सवाल सॉल्व कर रहे हो क्या? भांग खा के सवाल सॉल्व कर रहे हो क्या गुरु? 55 कहां से आया भाई? एक ही आदमी 55 पे लगा हुआ है। 50 डिग्री से करेक्ट आंसर। मैं फिर करा देता हूं इसको, हालांकि बहुत आसान है, आसानी से देख सकते हो इसको। चलो यहां तक तुम्हारा सवाल दिया हुआ था, चलो यहां तक तुम्हारा सवाल का ही पार्ट है। देखो पूरा का पूरा अभी सवाल ही है। हाँ एक बात बताओ, तुम्हें एक्स एक्सिस 10 डिग्री ऊपर है, 90 डिग्री का एंगल नहीं है? हाँ सर है। अब देखो ध्यान से, क्या मैं ये बोल सकता हूं ये 90 डिग्री है और ये 10 डिग्री है, यहां से ये 10 डिग्री है, तो 90 और 10 ये टोटल 2i बराबर क्या हो जाएगा? सर 2i बराबर हो जाएगा 100 डिग्री, तो i बराबर क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। ये याद रखो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो 2i होता है। ये 90 10 तो 100 हो गया 2i, तो i 50 आएगा। अब एक बात बताओ, ये एंगल कितना बनेगा? सर ये 90 डिग्री है, ये 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है मिरर के सरफेस और रिफ्लेक्टेड के बीच में बनता है 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। तो 90 माइनस आई तुम्हारा कितना हो जाएगा? सर 90 माइनस आई की वैल्यू 50, 90 माइनस 50 ये हो गया 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री आ रहा है, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो ये थीटा कितना हो जाएगा? तो तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए। तो थीटा प्लस 90 प्लस 40 बराबर 180, तो थीटा बराबर
180 माइनस 90 माइनस 40 थीटा बराबर 50 डिग्री। आसान है। कैसा लगा सवाल? कैसा लगा सवाल? मजा आया कि नहीं आया? पीएचडी हो गई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे। अच्छा, इस पे पीएचडी हो गई सर? किस पे? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना होता है? मिरर के सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना होता है? 90 माइनस आई। अगर आई निकाल दोगे तो सारा काम हो जाएगा। आई निकाल दोगे तो सारा काम हो जाएगा। आई निकाल दोगे बेटा तो सारा काम हो जाएगा। आई निकाल दोगे तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, आई निकाल दोगे तो सारा काम हो जाएगा। ये मान लो मिरर है और ये मिरर का एंगल है, खुद करना, आसान सवाल है। इंसिडेंट रे ऐसे आया, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये एंगल तुमको दिया है यहां से 30 डिग्री एक्स एक्सिस से 30 डिग्री। तो ये क्या सवाल बना? ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये मिरर, ये सरफेस। ठीक है, चलो करो, थीटा निकालो। कह रहे बट एंगल आई बराबर एंगल आर होता है ना? हाँ होता है, मैंने कब मना किया? एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है। देखो बेटा, ये प्लेन मिरर है, ऐसे रे आया, ऐसे गया। तो बेटा ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल अगर तुम्हारा कुछ नॉर्मल से आई बना रहा है इंसिडेंट रे, तो आई और आर बराबर होगा। सही है। ये टोटल 90 होता है और ये आई है, तो 90 माइनस आई नहीं होगा। इंसिडेंट और मिरर के सरफेस के बीच में 90 माइनस आई होगा। वह यार सर 90 माइनस आई कैसे कर रहे हैं, समझ नहीं आया। कैसे लोग हैं यार। देख, जिनको नहीं समझ में आता उसके लिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ढंग से देख लेना बेटा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा जोर मारो, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। ये देखो, ये इंसिडेंट रे। तुमने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि इंसिडेंट रे और मिरर के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये बेटा टोटल 90 है, तो 90 में से आई घटाओगे तो 90 माइनस आई आएगा। इसको हम बोलते हैं कि अगर इंसिडेंट रे आई है तो मिरर के सरफेस से 90 माइनस आई हो जाएगा। तो कैसे समझाऊं यार? कई बार पता है मैं एकदम हेल्पलेस हो जाता हूं तुम्हारे डाउट देख के। ये बेटा नॉर्मल है, सॉरी मिरर है, ये मिरर है, ये मिरर है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल मिरर से कितना एंगल बनाता है? जो नॉर्मल होता है वो मिरर के नॉर्मल का मतलब ये परपेंडिकुलर है। अब मान लो ये इंसिडेंट रे आया, ये इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट रे इससे एंगल बना रहा है मान लो 30 डिग्री। अब चलो, तो आई कितना हो गया सर? आई 30 हो गया। टोटल कितना आई है सर? टोटल तो 90 है। तो अगर ये 30 है, टोटल 90, तो ये 60 होगा। कैसे आया बताना सर? 90 माइनस 30 किया है। 30 क्या था? आई था। तो 90 माइनस आई करके ही तो ये अल्फा आया है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है तो इंसिडेंट सरफेस से जो एंगल बनाएगा वो 90 माइनस आई बनाएगा। और ये मैंने प्रूफ भी किया था तुम्हारे लिए। गधे हो एकदम यार। चलो कोई बात नहीं। ये बोलो कैसे करोगे? ये बोलो कैसे करो? कितना आ रहा है? 45 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है, 60 भी आ रहा है। वाह बेटा। अच्छा वो उस सवाल का होगा, कोई बात नहीं। ये टोटल एंगल कितना तुमको मिलेगा? देखो आराम से समझ। ये एक्स एक्सिस है, इससे 30 डिग्री ऊपर है। रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारा वाई एक्सिस के लॉन्ग गया है। अगर रिफ्लेक्टेड रे वाई एक्सिस के लॉन्ग गया है, अगर रिफ्लेक्टेड रे वाई एक्सिस के लॉन्ग गया, ये देखो रिफ्लेक्टेड रे वाई एक्सिस के लॉन्ग गया है। अगर रिफ्लेक्टेड रे वाई एक्सिस के लॉन्ग गया है तो ये टोटल 90 होना चाहिए था। हाँ, उसमें से 30 ये चला गया, तो ये 60 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। तो साफ साफ देख, चाहे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे कहीं भी हो, उसके बीच में 2i का एंगल बनता है। तो 2i बराबर तेरा 60 बच गया, तो i बराबर तेरा 30 डिग्री आ गया। i कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो अब एंगल बिटवीन नॉर्मल
सॉरी, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस ऑफ द मिरर, सरफेस ऑफ मिरर इज 90 माइनस आई, मतलब 60 डिग्री। तो साफ साफ तुमको यह पता चल गया कि ये जो टोटल एंगल है वो 60 है, वो 60 है, और इस एक्स एक्सिस से ये थीटा बना है तो ये भी थीटा बनेगा। तो साफ साफ तुमको पता चल रहा है 30 थीटा प्लस 30 बराबर 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे कहां है, इंसिडेंट रे कहां है, यहां इंसिडेंट रे, और ये मिरर का सरफेस, ये टोटल एंगल होगा तुम्हारा 60। क्यों? क्योंकि आई 30 है तो ये 60 हो गया, तो थीटा बराबर तुम्हारा 30 डिग्री आंसर आएगा। फाइनल 30 डिग्री हुआ ना बे। ये इंसिडेंट रे है और ये सरफेस है, तो मिरर का सरफेस और इसमें कितने का एंगल बनेगा, मिरर का सरफेस और इसमें एंगल बनेगा तुम्हारा 60 का। तो ये टोटल 60 का बना, ये टोटल 60 का बना, ये टोटल 60 अगर है तो ये 30 है, तो बचा हुआ थीटा 30 होगा। अगर यहां से तुम देखोगे तो यहां से भी देखोगे तो वही आंसर आएगा, कोई खास बात नहीं है। ये तुम बताओ, रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में ये 30 आएगा, ये 30 आएगा तो बचा हुआ 60 है। अरे साला शर्म आ गई भाई साहब, शर्म आ गई भाई। मैं कहां है, चुल्लू भर पानी दो, उसमें डूबना चाहता हूं। चुल्लू भर पानी कहीं मिले तो बता दो, मैं डूबना चाहता हूं उसमें। चुल्लू भर पानी मिले तो दे दो, मैं डूबना चाहता हूं उसमें। चुल्लू भर पानी में डूबना चाहता हूं मैं चुल्लू भर पानी में डूबना चाहता हूं, चुल्लू भर पानी में। कहीं एकदम चुल्लू भर पानी मिले तो दे दो मुझे, कम ऑन प्लीज प्लीज। चुल्लू भर पानी मिले तो दे दो प्लीज, चुल्लू भर पानी कहीं मिले तो दे दो, डूबना चाहता हूं मैं उसमें। भाई मेरे इतना आसान सवाल कहीं नहीं देखा। आई अगर 30 है तो ये बता, ये मिरर है, हाँ सर, तो रिफ्लेक्टेड रे और मिरर के सरफेस में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 माइनस आई। तो इंसिडेंट रे नहीं, रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में देखोगे तो 90 माइनस आई मतलब 60 डिग्री, सॉरी 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री। तो क्या ये 60 आ गया? हाँ। मिरर का सरफेस एक्स एक्सिस से, इससे मिरर का सरफेस जो एंगल बनाएगा वो थीटा है। ये तुम्हारा 60 है, टोटल 90 है, तो थीटा 30 डिग्री नहीं दिख रहा? अरे बाप रे बाप। कहीं चुल्लू भर पानी मिले तो दे दो मुझे, चुल्लू भर पानी मिले तो कहीं दे दो। सर एकदम दिमाग हमारा घूम गई, तो घुमावे के परी दिमाग बेटा, तभी तो मजा आई। कर लो सर, शर्म भी नहीं आ रहा, कर लो सर, लो सर। चुल्लू भर पानी मिले तो कहीं दे दो मुझे। चलो अब इधर देखो, अब थोड़ा और अच्छा सवाल कराते हैं। इफ मिरर इज फिक्स्ड एंड इंसिडेंट रे इज rotated by theta in clockwise direction, anti-clockwise direction, anti-clock direction, then find angle rotated by रिफ्लेक्टेड रे। आ रहा है मतलब समझते हो, रिफ्लेक्टेड रे। अब सुनो ध्यान से एक बात सभी लोग, 10th क्लास में जो प्लेन मिरर से इमेज बनाते थे वो थोड़ा रिवाइज करके आओगे। प्लेन मिरर से जो इमेज बनाते थे 10th क्लास वाला, वो रिवाइज करके आओगे? सर 12वीं क्लास में 10th क्लास का पढ़वाओगे? हाँ बेटा रिवाइज करके आना उसको, सभी लोग कल ही रिवाइज करके आना है। आओगे कि नहीं आओगे जल्दी बता दो, उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा, जल्दी बता दो। रिवाइज करके आओगे? पक्का आ गया ना? ठीक है चलो देखो, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है। इफ मिरर इज फिक्स्ड एंड इंसिडेंट रे रोटेटेड बाय थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन फाइंड एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रेज। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल रोटेट करेगा ये आपसे पूछा है। तो चलो ये आपका मिरर है गुरु, हाँ सर ये मिरर है, ये मिरर है। मान लो मिरर पे इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा, ये आ रहा इंसिडेंट रे, मिरर पे ये आ रहा है इंसिडेंट रे, देखो ऐसे सीधा आया इंसिडेंट रे, ठीक है सर, मिरर पे आया ऐसे इंसिडेंट रे, ऐसे इंसिडेंट रे आया। अब मान लो इंसिडेंट रे नॉर्मल के लॉन्ग आया क्या? हाँ, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगा सर? ऐसे ही चला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। क्या रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे एंटी पैरेलल रहे होंगे? हाँ सर रहे होंगे, और मिरर को फिक्स्ड है, नॉर्मल के लॉन्ग ही होंगे। हाँ, अब मैं यहीं पे इंसिडेंट रे को थीटा एंटी क्लॉकवाइज ले आया, मतलब एक केस एज्यूम कर रहा हूं।
थीटा एंटी क्लॉकवाइज ले आया। तो इस नॉर्मल से इंसिडेंट रे को थीटा इधर ले आया। देखो ये थीटा आ गया, ये थीटा आ गया, ये थीटा ले लिया मैंने। ये इंसिडेंट रे से, इस नॉर्मल से इंसिडेंट रे को थीटा इधर घुमा दे। देखो थीटा इधर घुमा दिया। देखो ना ऐसे, देखो ये ऐसे इंसिडेंट रे था, थीटा इधर ले लिया। देखो इंसिडेंट रे था, थीटा इधर ले लिया। ये इंसिडेंट रे था, थीटा इधर ले लिया। देखो थीटा इधर ले लिया। तो आप बताओ नॉर्मल से पहले इंसिडेंट रे कितना एंगल बना था? 0। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बनाएगा? 0। बोलो हाँ कि ना? इंसिडेंट रे नॉर्मल के लॉन्ग है, रिफ्लेक्टेड रे एंटी पैरेलल चला जाएगा। अब अगर इंसिडेंट रे थीटा इधर घुमा दिया, पहले इधर आ रहा था, इधर घूम गया। इनिशियली ये डायग्राम है, अब इसको मैंने थीटा इधर घुमा दिया, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से इसने थीटा बना रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या नॉर्मल से थीटा एंगल इधर बनाएगा? हाँ। तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल घूम गया। यस, तो सिंपल आंसर आ गया, आंसर आ गया थीटा क्लॉकवाइज, थीटा क्लॉकवाइज। बहुत सिंपल डायग्राम से प्रूफ कर दिया क्या मैंने? तो अगर तुम्हारा इंसिडेंट रे एंटी क्लॉकवाइज में थीटा जाता है तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा क्लॉकवाइज में जाएगा। ये प्रूफ हो गया, हो तो गया, डायग्राम से कर तो दिया। अब मैंने सिंप्लिसिटी के लिए लिया था ये डायग्राम बेटा, जरूरी नहीं कि इसी डायग्राम के लिए हमेशा प्रूफ होगा, सबके लिए होगा। मैं दूसरा डायग्राम भी लेके करता हूं, मैं दूसरा डायग्राम लेके भी करता हूं, चिंता मत करो, मैं दूसरा डायग्राम लेके भी करता हूं। इसको लिख लो पहले। कह रहा 10th बैकलॉग चल रहा है, ये बात तो सही है, मेरा भी 10th बैकलॉग है मेरा तो, तुम्हारा तो 10th बैकलॉग चल रहा है, मेरा तो वो बैकलॉग चल रहा है 11वीं से 8वीं, सॉरी नर्सरी से लेके 8वीं क्लास तक, स्कूल ही नहीं गया। तो तेरा तो 10th बैकलॉग चल रहा है, तो तू कम से कम एक क्लास बैकलॉग है। मेरा तो पूरा पहली नर्सरी, LKG, UKG, नर्सरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं में पहली बार स्कूल गया है ना, वो भी भाग आया बीच में, फिर लास्ट में बोर्ड था तो नाम लिखा के भाग आया, लास्ट में जाके बोर्ड दिया। तो मेरा तो भाई पहली से लेके नर्सरी, LKG, UKG से लेके 8वीं तक बैकलॉग चल रहा है। कभी किसी दिन पूरा करूंगा, उम्र निकलता जा रहा है, बाल झड़ गए, बुढ़ापा आ गया और अभी तक 8वीं तक का बैकलॉग है। किसी दिन मैं पूरा करूंगा। स्कूल नहीं गया कभी मैं, पूरा घर वाले खानदान और मेरे फूफा जी, मौसा जी, नाना जी, मामा जी सब बहुत मारते थे, लेकिन फिर भी नहीं गया मैं। मेरे जैसा जिद्दी आदमी नहीं मिलेगा तुम्हें, स्कूल ही नहीं गया, इसीलिए यार गलत जगह फंस गया। हाँ, स्कूल जाता, पढ़ लिख के कलेक्टर, IAS वाईएस बन जाता, जीवन एकदम सुकून में रहता। कहाँ फंस गया यार मैं। हाँ, बचपन में पढ़ा नहीं, इसलिए अब इतना पढ़ के पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है यार। बेकार है यार, दुख होता है यार, दुख होता है इस देख के। काश बचपन में पढ़ लिया रहता तो आज कम से कम तुम जैसे लोगों के साथ तो उठना बैठना और बातचीत नहीं रहता मेरा। इज्जत होती समाज में, इज्जत होती। प्लीज क्लियर यो बैकलॉग सर जी समाज में इज्जत होती, सुकून होता जीवन में। कम से कम तुम्हारे साथ तो माथा नहीं घुमा रहा ना, माथा नहीं घिस रहा होता ना यहां पर। दुख होता है इस बात का बहुत। तो IAS वाईएस बन जाता तो BMW नहीं होती क्या? क्या बात कर रहा है। चलो देखो, चलो देखो, देखिएगा ध्यान से, यहां पे देखिएगा ध्यान से। मान लो ये मिरर है, यार कहां फंस गया, काश पढ़ लिया होता। तोरे ले भी कह रहा हूं, पढ़ ले, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, पढ़ ले बेटा। नॉर्मल है, टाइम भी तो होना चाहिए। मान ले कुछ भी है मेरे पास, तो टाइम नहीं है ना, सारा टाइम तो पढ़ाने लिखाने में चला जाता है, टाइम भी तो होना चाहिए। ये इंसिडेंट रे देख, मान ले आई एंगल पे इंसिडेंट रे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे भी आई एंगल पे। ये इनिशियल डायग्राम है। ये कैसा डायग्राम है? इनिशियली ये डायग्राम मैंने बनाया। अब मैं इंसिडेंट रे को, इंसिडेंट रे रोटेटेड बाई थीटा एंटी क्लॉकवाइज,
इसको थीटा एंटी क्लॉकवाइज यहां से रोटेट कर दो, तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो यही डायग्राम तुम्हारा यहां कॉपी कर लेता हूं मैं। ये इनिशियल फोटो था, ये इनिशियल फोटो था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अब क्या है कि इंसिडेंट रे नया बनाओ भाई। क्या नया इंसिडेंट रे बनाओगे? हाँ, क्योंकि इंसिडेंट रे थीटा को एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये आएगा इंसिडेंट रे। तो ये नया इंसिडेंट रे हो गया, इससे थीटा एंगल इधर। नए इंसिडेंट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा सर? नया एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, पहले से आई था, अब थीटा और घुमा दिया तो आई प्लस थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे जो नया बनेगा वो किधर जाएगा सर? नया रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा आई प्लस थीटा पे, तो आई ये था, थीटा और घूम जाएगा, ये नया रिफ्लेक्टेड रे था। तो ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, क्या इस डायग्राम में इंसिडेंट रे घूमा एंटी क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे घूमा क्लॉकवाइज? तो सीधा सा मतलब है कि रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेटेड बाई थीटा क्लॉकवाइज। सिंपल एकदम। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा इंसिडेंट रे घूमेगा, जितने एंगल से घूमेगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाएगा। प्रूफ कर दिया, फिर से देखो, प्रूफ कर दिया, फिर से देखो, देखो प्रूफ कर दिया फिर से। क्या ये डायग्राम बहुत सुंदर नहीं बनाया मैंने यार? देख तो, देख यहां पे ये नॉर्मल था सर, नॉर्मल था, आई एंगल पे आया इंसिडेंट रे, आई एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे गया, आई एंगल पे देखो, आई पे आया, आई पे गया, तो इंसिडेंट रे आई पे गया, आई पे आया, आई पे गया। अब इंसिडेंट रे को थीटा इधर घुमा दिया, तो इंसिडेंट एंगल हो गया आई प्लस थीटा। देखो इंसिडेंट एंगल हो गया आई प्लस थीटा, तो रिफ्लेक्टेड भी एंगल होगा आई प्लस थीटा, तो रिफ्लेक्टेड इधर जाएगा, तो इंसिडेंट आई प्लस थीटा पे, रिफ्लेक्टेड आई प्लस थीटा पे, नॉर्मल। वाओ, क्या सुंदर डायग्राम नहीं बनाया है? हैं? बता, हैं? नहीं, बोल बोल बोल, सुंदर है कि नहीं? बोल 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 बोल, सुंदर है कि नहीं? बोल 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 बोल, सुंदर है कि नहीं? क्लियर? चल अब लास्ट इलस्ट्रेशन करा, उसके बाद छुट्टी कर दूंगा भाई, कर दूंगा, छुट्टी कर दूंगा, लास्ट करा रहा हूं, लास्ट। इफ इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड, इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड एंड mirror is rotated by theta angle clockwise, then find angle rotated by reflected ray, एंगल रोटेटेड बाई रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल घूमेगा भाई? इस पर नीट में सवाल आया रे, इस पर नीट में सवाल आया बेटा, इस पर नीट में सवाल आया। क्या सवाल है देखो, क्वेश्चन क्या है देखो, इफ इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड, तो इंसिडेंट रे को फिक्स रखना। चलो जैसे मान लो ये इंसिडेंट रे है, अगर ये इंसिडेंट रे है और यही तुम्हारा मिरर है, तो क्या रिफ्लेक्टेड रे इसी के अलोंग ऊपर चला जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो, रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। ये पहले का डायग्राम है, ये बेटा कब का डायग्राम है? पहले का डायग्राम। अब हमें क्या करना है सर? हमें मिरर को ही घुमा देना है। हाँ, अब मिरर मान लो ऐसे घूम गया, ये काला मिरर कहां से? अरे अच्छा, मिरर आ गया। अब मान लो मिरर ऐसे घूम गया, ये ऐसे, अरे इतना मोटा नहीं था रे, मिरर ऐसे घूम गया। देखो मिरर को हमने घुमा दिया, और सर जी मिरर पे घूम गया ये तो, हाँ मिरर पे घूम गया, देखो मिरर पे देखो ऐसे घूम गया, देखो मिरर पे घुमा दिया, ये थीटा एंगल पे ऐसे ऐसे घूम गया मिरर। तो मिरर घूमा तो इंसिडेंट रे घूम जाएगा क्या? नहीं, इंसिडेंट रे तो फिक्स है। तो मिरर के घूमने से इंसिडेंट रे घूमेगा, रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा या नॉर्मल घूमेगा? मिरर के घूमने से इंसिडेंट रे घूमेगा, रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा या नॉर्मल घूमेगा? मिरर के घूमने से इंसिडेंट रे घूमेगा, रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा कि नॉर्मल घूमेगा? बताओ। मिरर के रोटेट करने से इंसिडेंट रे रोटेट करेगा, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा या नॉर्मल रोटेट करेगा? सर देखो, नॉर्मल पहले ऐसे था, नॉर्मल पहले ऐसे था मिरर के परपेंडिकुलर। अब मिरर के परपेंडिकुलर होने के लिए नॉर्मल इधर जाएगा, नॉर्मल हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होगा, तो पहले से थीटा एंगल घूम जाएगा। अब ये इंसिडेंट रे जैसा था वैसा ही आ रहा है। हाँ, इंसिडेंट रे तो सर वही है, इंसिडेंट रे तो फिक्स है, इंसिडेंट रे तो फिक्स्ड है, इंसिडेंट रे तो तुम्हारा फिक्स्ड है। अब बताओ, पहले इंसिडेंट रे नॉर्मल के लॉन्ग आ रहा था, अब अगर मिरर थीटा एंगल पे घूमा है तो नॉर्मल भी थीटा एंगल पे घूम गया, मिरर अगर थीटा एंगल पे घूमा है तो नॉर्मल भी थीटा एंगल पे घूम गया। हाँ, अब बताओ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट अब हो गया थीटा, तो क्या रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा?
हाँ सर ये जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पे जाएगा सर? थीटा एंगल पे ही जाएगा। अब बताओ पहले रिफ्लेक्टेड रे कहाँ था? एंगल ऑफ इंसिडेंट के डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन इधर था, उससे ये कितना डिग्री घूम गया? पहले रिफ्लेक्टेड रे तो यही था ना बेटा, पहले तो रिफ्लेक्टेड रे यही था, अब नया रिफ्लेक्टेड रे ये बना है। बताओ रिफ्लेक्टेड रे इनिशियल और फाइनल में कितने का एंगल है? 2 थीटा। तो 2 थीटा एंगल रोटेटेड बाई रिफ्लेक्टेड रे इन क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन में घुमा है, इन क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन में घुमा है। 2 थीटा, बहुत बढ़िया यार, गजब गजब गजब। तो ये इनिशियल डायग्राम था, ये इनिशियल डायग्राम था, ये फाइनल डायग्राम है। इस फाइनल डायग्राम में एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना बना है? थीटा बन रहा है, तो रिफ्लेक्शन भी कितना बनेगा? थीटा बनेगा। देखो देखो, पहले मिरर हॉरिजॉन्टल था, इंसिडेंट रे से आया, रिफ्लेक्टेड रे इसी लाइन में गया, नॉर्मल इंसिडेंट है, नॉर्मल के लॉन्ग इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड उसी गया। अब मिरर को ऐसे थीटा घुमा दिया, जैसे मैंने मिरर को यहां से थीटा घुमाया तो इंसिडेंट रे तो फिक्स था, तो इंसिडेंट इधर पे आएगा, मिरर घूमने से नॉर्मल घूम गया थीटा एंगल पे, तो रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर जाएगा नॉर्मल से, तो ये थीटा थीटा 2 थीटा आगे चला गया। दिख रहा है तुमको आराम से? दिख रहा है? दिख रहा है आराम से? दिख रहा है बेटा? एकदम इजी तरीके से दिख रहा है, एकदम इजी तरीके से दिख रहा है। लिख लो इसको, लिख लो इसको। इजी तरीके से दिख रहा है। मान लो ये लाइट सोर्स है, ये तुम्हारा कोई लाइट सोर्स है, जहां से लाइट निकल रहा होगा, ये लाइट सोर्स है, और ये मिरर है। अब बताओ लाइट सोर्स से जो लाइट जाएगा वो वापस जो नॉर्मल इंसिडेंट किया इंसिडेंट रे वापस इस पे आएगा कि नहीं? हाँ सर वापस इसी पे आएगा, रिफ्लेक्टेड रे। अगर इस मिरर को मैं 30 डिग्री ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं 30 डिग्री, 30 डिग्री घुमा दूं, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री से घूम जाएगा बताओ? अगर मैं मिरर को रोटेट कर दूं, मिरर रोटेटेड बाई 30 डिग्री, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे तो फिक्स है, इंसिडेंट रे तो ये सीधा ही जा रहा था जो जा रहा था। अब ये रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री से घूम जाएगा? तो रिफ्लेक्टेड रे जो तुम्हारा ओरिजिनल था नॉर्मल 30 डिग्री से घूमने से, रिफ्लेक्टेड रे यहां से 60 डिग्री से घूम जाएगा, न्यू रिफ्लेक्टेड रे, और सेम डायरेक्शन में होगा। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। बताओ कितने से घूमेगा? 60 से। मुझे पता है तुम पे बड़ा ना कॉन्फिडेंस आ रहा है, सच बता रहा हूं, बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। एक सवाल कराऊं जो नीट में पूछा और 99% बच्चे उसको छोड़ के आए थे। क्यों छोड़ के आए थे? अच्छा सवाल था। 99% बच्चे उस सवाल को छोड़ के आए थे, करके नहीं आ पाया था कोई भी, करके नहीं आ पाया था कोई भी उस सवाल को, करके नहीं आ पाया था उस सवाल को कोई भी। करा दो, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है तुम पे, तुम कर लोगे, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है तुम पे। नीट 2017 का सवाल है ये, नीट 2017 का सवाल है ये, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है तुम पे, कर ले जाओगे तुम। देखो सवाल क्या है, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल, एल सोर्स का नाम है, beam of light from a source L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source। ये प्लेन मिरर है और यहां से x डिस्टेंस पर फिक्स है, x डिस्टेंस पर फिक्स है from the source। The beam is reflected back as a spot on the scale placed just above the source। जहां पे सोर्स है वहीं पे ये स्केल रख दिया है, तो just above the source स्केल पर स्पॉट बना रहा है। When mirror is rotated through the small angle theta, mirror theta से घुमा दिया है, the spot of the light is found to move through the distance y on the scale। मतलब इस स्केल पर स्पॉट कितना घुमा है? y घुमा है। देन द एंगल थीटा पूछा है। मैं तुम्हें जो पोल दे रहा हूं जल्दीबाजी में जवाब मत देना, मैं टाइमलेस पोल दे रहा हूं बेटा, जब मेरी मर्जी होगी तभी बंद करूंगा, तुरंत से आंसर मत देना, टाइमलेस पोल है। करो, मजा आ जाएगा अगर तुम सही कर दिए तो, सच में। मैं यहां पे करता हूं छुपा के, छुपा के किधर करो? इधर छुपा के। दिख तो ना रहा लो ना रे, अरे बुझाई तो ना हो रे, अरे जल्दी बता, बुझा लो ना सर ना बुझा लो। थीटा तो हाई घूमी 2 थीटा से, हाई हो जाई x,
बुझा तो नहीं रहा ना रे? नहीं बुझा रहा। चलो करो। चलो करो 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 करो। स्टॉप कर देता हूं पोल को। कर लिया होगा तो मेरे हिसाब से आंसर आएगा बी। 40% लोगों ने बी, 43% लोगों ने दिया है वाई। वाई बाई 2x, x बाई 2y, y बाई 2x क्या है? y बाई 2x आया यार, y बाई 2x गलत टिक कर दिया मैंने, y बाई 2x। तो 43% लोगों का y बाई 2x आया, बहुत बढ़िया। सॉरी गलत टिक हो गया मार्क, y बाई 2x आ रहा है। लैंग्वेज तुम नहीं समझ पाए, कंसेप्ट तो तुम समझ ही गए थे। डी आएगा आंसर, गलती से मैंने वो टिक कर दिया बस। y बाई 2x आएगा आंसर। सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस x है, मिरर को थीटा घुमाओगे तभी तो ऐसे घूमेगा। मिरर को ऐसे घुमाते तो ऊपर जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 थीटा से घूमेगा, मिरर थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से। तो tan 2 थीटा परपेंडिकुलर पर बेस लिखोगे y बाई एक्स, तो tan 2 थीटा y बाई एक्स, तो थीटा हो जाएगा y बाई 2x। अच्छा लोग डी ही जवाब दे रहे थे और तुम कमेंट में भी डी चल रहा था, बहुत बढ़िया, तुम सबने कर लिया। एक्चुअल में जो तुक्का लगाने वाले बच्चे थे ना वो पहले इसमें चले गए और असली जवाब देने वाले बच्चे लेट सॉल्व कर रहे थे। तो लैंग्वेज को अगर नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगा। इस सवाल में सिर्फ लैंग्वेज का खेला था, ठीक है। चलिए सभी लोग एक काम करेंगे, सभी लोग एक काम करेंगे कि बहुत अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। क्या? बहुत अच्छे से रिवाइज करके आएंगे अपना कौन सा सेक्शन? प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन का सेक्शन, ठीक है। प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन का सेक्शन अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। कैसा लगा रे ऑप्टिक्स जरूर बताइएगा। अगली क्लास में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे प्लेन मिरर से, ठीक है। चलिए बाय। पोल मिस हो गया, हाँ आई नो पोल मिस हो गया। सॉल्व करने वाले बच्चे से पोल मिस ही हुआ होगा, आई एम डैम श्योर। जिसने सॉल्व करने की कोशिश की होगी, थोड़ा समझने की, पढ़ने की कोशिश की होगी, उससे पोल मिस हो गया, कोई बात नहीं। चलिए बाय।